ज़रा जल्दी से आ जाइए, मुझे क्विकली बताइए, क्या आप सभी के पास मेरी ऑडियो, वीडियो ठीक-ठाक पहुँच रही है? क्विकली बताइए आप मुझे, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। हाँ जी। ऑडियो, वीडियो ठीक आ रही है? ज़रा जल्दी से लाइक रेशियो 100% कर दीजिए भैया, ताकि मुझे पता लगे कि आप तक मेरी आवाज़ ठीक पहुँच रही है और पढ़ना हम स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी से मुझे बताइए, क्या स्टार्ट करें? आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नए चैप्टर का नाम क्या है? नए चैप्टर का नाम है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल भी कहते हैं, बजटरी कॉस्टिंग भी कहते हैं इसे, इसके काफ़ी सारे नाम हैं। एंड आई होप कि आपको ये बात पता होगी। चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चे तैयार हैं? एक बारी अपना नाम और सिटी का नाम ज़रा जल्दी से चैट पे लिख के भेज दीजिए, ताकि मैं आज के सेशन को स्टार्ट कर सकूं। क्विकली 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 एक बारी अपना नाम और सिटी का नाम दोनों चैट पे लिख के भेज दीजिए, ताकि मैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट कर सकूं। ऑडियो वीडियो सब ठीक आ रही है मेरे एंड से, मैंने चेक करके देख ली है। और अगर आप में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ बता दीजिए मुझे, ताकि अदरवाइज़ हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। अलग अलग सिटी से अलग अलग बच्चे ज्वाइन हुए हैं। प्रिया रांची से है, सी अनप्लग्ड भी रांची से है, अनुष्का लखनऊ से है, राहुल 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 जगह का नाम नहीं पता है हमें, राहुल कुमार पटना से हैं, अर्पिता कोलकाता से हैं, निशांत कर्ण पटना से हैं, सूरज पुणे से हैं, आमिर अलीगढ़ से हैं, मयंक दिल्ली से हैं, राहुल कटनी से हैं मध्य प्रदेश से, उदयतीता जी मुंबई से हैं, एनोनमस विशाल हरियाणा से हैं, अभी चौधरी सहारनपुर से हैं। क्या बात है, क्या बात है। पूनम बड़ौदा से है, अंकित दिल्ली से, प्रियांशु भिवानी से, अनिरुद्ध हैदराबाद से, रोहन केरला से, राहुल दिल्ली से। क्या बात है, अलग अलग सिटी से अलग अलग बच्चों ने ज्वाइन किया है। पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक रेशियो अभी भी 100% पे नहीं आ रही है। जाने ये कहाँ से आते हैं ये बच्चे, कौन सी दुनिया के हैं ये, जो बैठेंगे पढ़ाई करेंगे लेकिन लाइक रेशियो को बढ़ाएंगे नहीं। क्विकली लाइक रेशियो को बढ़ाओ, वरना फिर पाप चढ़ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग्ज़ाम में 2 मार्क्स इस बात के हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, और अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो आप अच्छे इंसान तो नहीं हैं। अब देखो जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे। अब लाइक रेशियो 100% पहुंच जाएगी। ठीक है जी, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम अपनी बातचीत को। ठीक है जी, आइए। मुझसे मिलना है तो दिल्ली आना पड़ेगा, अगर दिल्ली में नहीं रहते हो। वैसे मैं अभी अगस्त में इस बारी प्लान कर रहा हूँ कि कुछ सिटीज़ विज़िट करूँगा, तो अगर आपकी सिटी भी उस लिस्ट में हुई तो ज़रूर आपसे वहाँ मुलाकात होगी, वरना दिल्ली आना पड़ेगा। ठीक है जी, आइए लाइक रेशियो पहले 100% कर दो भाई, पाप मत चढ़वाओ अपने सर। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम ज़रा जल्दी जल्दी से, ठीक है। आइए, दिल्ली में साउथ दिल्ली बेटा। चलिए, आइए जी। एक बच्चा कह रहा है इंदौर आ जाओ, लाइब्रेरी में आप ही के लेक्चर चलते हैं। ठीक है बेटे, इंदौर आ जाएंगे। तो इंदौर आएंगे तो वो खाएंगे, क्या कहते हैं, पोहा खाते हो ना आप लोग। चलिए, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
वैसे प्रोबेबली इंदौर आऊँगा अगस्त में। आइए जी, पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। दोस्तों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है बजटरी कंट्रोल। क्विक रिवीजन पढ़ेंगे। ब्रह्मास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम जल्दी जल्दी कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं उन कंसेप्ट्स के ऊपर बेस, ताकि हम इस चैप्टर को मोर और लेस ओवर कर सकें, कंसेप्चुअली ओवर कर सकें। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बजटरी कंट्रोल होता क्या है। देखो, पहली बात है बजट बनाना, और बजट सबसे पहले आते हैं प्रोडक्शन रिलेटेड बजट। एक बात ध्यान रखनी है, जब प्रोडक्शन रिलेटेड बजट होते हैं ना, तो ये रिवर्स ऑर्डर में बनाए जाते हैं। सर इसका क्या मतलब है, रिवर्स ऑर्डर में बनाए जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देखिए, रिवर्स ऑर्डर में बजट बनाने का मतलब ये होता है कि ना आप बैकवर्ड चलते हो, यानी आप पहले सेल बजट से, ध्यान दीजिएगा, आप पहले सेल बजट से प्रोडक्शन बजट बनाते हो। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बजट सीधे बनते होंगे, लेकिन बजट सीधे नहीं बनते हैं, बजट उल्टे बनते हैं। मतलब पहले आप ये सोचते हो कि आपको कितने यूनिट बेचने हैं, उससे आप डिसाइड करते हो कि कितने यूनिट बनाने हैं। भाई देखो, मेरी बात को समझो। पहले आप ये देखोगे, अगर आप ये देख पाओ कि आपने सामान बेचना कितना है, यानी आपको सामान बेचना कितना है, उससे आप डिसाइड करोगे कि आपको सामान बनाना कितना है। मान लो मैंने 1000 यूनिट बेचने हैं और मेरे पास पुराने 200 यूनिट बड़े हैं, तो और मुझे नए यूनिट 500 रखने हैं। तो आपको याद है कि एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड। क्या कहा मैंने? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सोल्ड। तो उसकी हेल्प से आप प्रोड्यूस यूनिट पता लगाओगे। मान लो हमें बनाने कितने थे, मान लो हमें बनाने थे 10,000 यूनिट, या मान लो हम बनाने थे 700 यूनिट, ऐसे मान लो। अब 700 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा, फिर रॉ मटेरियल कितना खरीदना पड़ेगा, ये उल्टा डिसाइड होता है। मतलब पहले डिसाइड होती है सेल, सेल से डिसाइड होती है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से डिसाइड होती है रॉ मटेरियल कितना खर्च होगा, उससे डिसाइड होता है रॉ मटेरियल कितना खरीदना पड़ेगा। तो उल्टा चलता है, ये पूरी सीक्वेंस उल्टी चलती है। और ऐसे ही प्रोडक्शन से पता लगता है लेबर कितनी रखनी पड़ेगी, लेबर भी इसी से पता लगती है। आइए, आज मैं बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप अगले 2 घंटे मेरे साथ यहाँ बैठे तो लगभग 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 99% आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा मेरे साथ। 99% ओवर हो जाएगा एक ही सिटिंग में, बजटरी कंट्रोल में। बहुत उम्दा क्वेश्चन मैंने इसके लिए कंपाइल कर रखे हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन ICAI के अपने क्वेश्चन हैं, है ना। आइए देखिए, मैं एक बात समझाता हूँ। सबसे पहले बनता है सेल बजट। मान लो हम 3 चीज़ें बनाकर बेचते हैं, हम जो बेचते हैं उसका नाम है चेयर टेबल बेंच। मान लो हम 3 चीज़ें बनाकर बेचते हैं, चेयर टेबल बेंच, ठीक है। अब जब मैं चेयर टेबल बेंच बेचता हूँ, तो पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरे कितने कितने यूनिट बेचे जाएंगे, कितने कितने यूनिट बेचे जाएंगे। उसके हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जितने जितने यूनिट बेचे जाएंगे, अगर मान लीजिए मैं बेचता हूँ चेयर टेबल बेंच, तो फिर सबसे पहले मुझे देखना चाहिए कि भैया मेरे को बनाने भी तो चेयर टेबल बेंच ही पड़ेंगे। अगर मैं बेचता हूँ चेयर टेबल बेंच, तो मैं बनाता भी चेयर टेबल बेंच होऊंगा। से यस और नो? आइए देखिए, मैं दोबारा बोल देता हूँ, सुनिएगा। अगर मैं बनाता हूँ चेयर टेबल और बेंच, तो मैं कितने कितने चेयर टेबल बेंच बनाकर बेचता हूँ, इतने 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 प्राइस पे बेचता हूँ, तो ये मेरी सेल वैल्यू हो गई। अगर मैं बेचता हूँ चेयर टेबल बेंच, तो मैं बनाता भी होऊंगा चेयर टेबल बेंच, ठीक बात है। अब ये देखो, सोल्ड यूनिट में ओपनिंग स्टॉक माइनस करो, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो, तो आपके पास प्रोड्यूस्ड यूनिट आ जाएंगे। ये तो बहुत सरल बात है, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स आ जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं करी। क्यों? आपको फॉर्मूला पता है, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक सोल्ड यूनिट होता है। तो अगर मैं ये ओपनिंग उधर ले जाके माइनस कर दूं, तो सोल्ड माइनस ओपनिंग, और ये प्लस कर दूं, तो प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू प्रोड्यूस बचेगा। तो प्रोडक्शन पता लग गई, यानी हमें ये पता लग गया, बेचने से पता लग गया कि कितने यूनिट बनाने पड़ेंगे। मतलब अगर मुझे ये पता हो मुझे चेयर कितनी बेचनी है, टेबल कितने बेचने हैं, बेंच कितने बेचने हैं, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि चेयर टेबल बेंच बनाने कितने हैं। यहां तक क्लियर है? बनाने तक क्लियर है? लाइक करते रहिए बेटा, बिना लाइक के कोई भी बच्चा ना देखे सेशन। पापी होते हैं वो बच्चे जो बिना लाइक के बैठे हैं। आइए जरा बोलो, ये बातें समझ आ गई? यहां तक समझ आ गया सर? बनाने कितने हैं। अब बनाने कितने हैं, अब देखो मेरी बात को सुनो। हम बेचते हैं चेयर टेबल बेंच, तो बनाते हैं चेयर टेबल बेंच, लेकिन कंज्यूम चेयर टेबल बेंच थोड़े ही ना करते होंगे। हम ट्रेडर थोड़ी ना, हम तो मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर का मतलब हम तो चेयर टेबल बेंच बनाते हैं। अगर मैं चेयर टेबल बेंच बनाता हूं तो मैं खर्चता क्या होऊंगा? लकड़ी, प्लास्टिक, ऐसी चीजें, मेटल, ऐसी चीजें जिनसे मैं चेयर टेबल बेंच बनाता हूँ, है ना। तो मैं कंजम्पशन में क्या दिखाऊंगा? कंजम्पशन में देखो, वुड और प्लास्टिक आ गया, चेंज ही हो गया, आइटम ही चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मैं खरीदता चेयर टेबल बेंच नहीं हूं,
खरीदता तो मैं लकड़ी हूँ, प्लास्टिक हूँ, फिर बनाता हूँ चेयर टेबल बेंच। तो अब मैं पता है इधर क्या दिखाऊंगा, जैसे एग्जाम्पल लो, अगर मुझे मान लो 1000 मान लो मुझे एग्जाम्पल के तौर पे 700 चेयर्स बनानी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 700 चेयर्स के लिए कितना वुड चाहिए। मान लो हर वुड को बनाने के लिए हर चेयर को बनाने के लिए 2 kg वुड चाहिए, तो 1400 kg वुड चाहिए। और मान लो 5 किलो प्लास्टिक चाहिए, तो यानी कि 3500 kg प्लास्टिक चाहिए। ऐसे करके मुझे पता लगेगा कि जो मैंने 700 चेयर बनाने का प्लान बनाया है, प्रोडक्शन का प्लान बनाया है, उसके लिए लकड़ी कितनी खर्च होगी, उसके लिए प्लास्टिक कितना खर्च होगा, फिर ऐसे ही टेबल के लिए, ऐसे ही बेंच के लिए। फिर आपके पास टोटल आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर टोटल निकल आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या मेरी बातें समझे कि रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम करेंगे, इससे डिसाइड होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम से डिसाइड होता है आपके पास कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। अब आप इसमें ओपनिंग स्टॉक माइनस करिए, आप इसी में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करिए, तो आपके पास रॉ मटेरियल परचेज्ड क्वांटिटी आ गई। अब रॉ मटेरियल परचेज को इनटू प्राइस करिए, रॉ मटेरियल परचेज की वैल्यू आ गई। यानी रॉ मटेरियल परचेज की क्वांटिटी भी आ सकती है, रॉ मटेरियल परचेज की वैल्यू भी आ सकती है। ये बात भी आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा। तो ये तो हो गए पहले 4 बजट। इधर देखो, सेल बजट से प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट से रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन से रॉ मटेरियल परचेज बजट। और रॉ मटेरियल परचेज भी दोनों तरीके से, रुपीज में भी और यूनिट्स में भी, दोनों में बनाए जा सकते हैं। फिर आता है प्रोडक्शन बजट से लेबर बजट। आपको ये भी तो देखना है कि आप लेबर कितनी खर्च करोगे। तो देखो, मानो हमारे पास 2 तरह की लेबर काम करती है, टाइप ए टाइप बी, कटिंग की लेबर, फिनिशिंग की लेबर। मान लो हम चेयर टेबल बेंच बनाते हैं, लेकिन चेयर टेबल बेंच बनाने के लिए हमारे पास 2 तरह की लेबर काम करती है। एक वो लेबर है जो कटिंग करती है, एक वो लेबर है जो फिनिशिंग करती है, ठीक है ना, कलर वलर करती होगी। तो देखिए, अब चेयर मान लो मैंने 1200 बनानी है, तो 1200 चेयर्स पे 1 घंटा कटिंग वाली लेबर काम करती है। एक टेबल पे मान लो 2 घंटे कटिंग वाली टेबल लेबर काम करती है। ऐसे हम उनके आवर्स गिनकर पता लगा लेंगे कितने कितने आवर्स की ज़रूरत है, कितने कितने प्रोडक्टिव आवर्स की ज़रूरत है, कितने कितने आवर्स इन्हें काम करवाने की ज़रूरत है। मतलब कटिंग वाले लेबर को हम अपने पास 8500 आवर्स के लिए प्रोडक्टिवली काम कराना चाहते हैं, और इन्हें 10,000 प्रोडक्टिव आवर्स काम कराना चाहते हैं। फिर इसमें अनप्रोडक्टिव डाउन टाइम्स ऐड करो, ये सब जो भी नुकसान है कि नॉन प्रोडक्शन है, जब हमने प्रोडक्शन नहीं करी, वो सब ऐड करो। इससे फिर वेज रेट ये आ जाएगा, फिर इसे वेज रेट से इनटू करो, टोटल वेजेस आ जाएंगी। क्या आपको बातचीत समझ आई मैंने क्या कहा? यानी अप्रोच किस बेस पे है, देखो मेरी बात को फिर से एक बारी सुन लो कि पहले हम ये देखते हैं कि हमने बेचना क्या है, उससे देखते हैं बनाना क्या है, और जो बनाना है उसके अकॉर्डिंग खर्चा होता है हमेशा। मैं 2 लाइनें बोलूंगा, इन 2 लाइनों को अपनी जिंदगी में अपने दिमाग पे लिख के रख लेना, ज्यादा दिल करे तो पड़ोसी की दीवार पे भी लिख के रख देना। सुनो ध्यान से, प्रॉफिट होगा सोल्ड यूनिट्स पे। बोलो जरा जोर की बोलो, एक बारी सब बच्चे बोलो, प्रॉफिट होगा सोल्ड यूनिट्स पे। समझ आई आपको मेरी बात? प्रॉफिट होगा सोल्ड यूनिट पे, बोलो बोलो बोलो, क्लियर हुई बात? और खर्चे होंगे प्रोड्यूस्ड यूनिट्स पे। खर्चे जो आते हैं वो प्रोड्यूस्ड यूनिट्स के अकॉर्डिंग आते हैं। यानी जो हमारे ये सब खर्चे आएंगे, जितने भी हम खर्चे करेंगे प्रोडक्शन के वगैरह, वो होंगे प्रोड्यूस्ड यूनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसी तरीके से ओवरहेड भी प्रोड्यूस्ड यूनिट्स के अकॉर्डिंग होगा कि अगर हमने 1200 चेयर बनाई हैं, 1400 टेबल बनाए हैं, जो भी बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग खर्चा होगा कि उस पर कितना लेबर खर्च होती है, कितनी मटेरियल खर्च होती है, वो सब आता है। समझ आ गई आपको मेरी बात? प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन सोल्ड यूनिट, नॉट प्रोड्यूस्ड यूनिट्स। याद रखिएगा, प्रॉफिट निकलता है सोल्ड यूनिट्स पे, ठीक है। चलिए, फिर एक टॉपिक आता है फ्लेक्सिबल बजट। ये एक आसान बजट है। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब होता है कि हम अलग अलग लेवल पे बजट बनाते हैं। सिंपल सी बात है, मान लो एक नया बिजनेस है, हमें पता ही नहीं है अगले साल क्या होगा, तो हम मल्टीपल लेवल्स पे बजट बनाते हैं कि अगर हमने 60% प्रोडक्शन करी तो क्या होगा, 70% प्रोडक्शन करी तो क्या होगा, 80% प्रोडक्शन करी तो क्या होगा। ऐसे अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग बजट बनाते हैं। सिंपल सी बात है, वेरिएबल खर्चा प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होता है, फिक्स खर्चा प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड आता है। सिंपल, ठीक है ना। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का आपको मतलब पता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है, देखिए टाइप 1 जो होती है वो होती है जब हम बात करते हैं सेमी वेरिएबल नेचर की, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम 2 टाइप पढ़ेंगे, है ना। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। टाइप 1, जैसे एग्जाम्पल लो कि पहले यूनिट चेंज हो रहे हैं और कॉस्ट चेंज हो रही है, तो हम बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे? चेंज इन कॉस्ट
हम ये पता लगाते हैं कॉस्ट कितनी चेंज हुई, 20,000 चेंज हो रही है, और चेंज इन यूनिट्स कितने हैं, 10,000। तो 20,000 कॉस्ट चेंज हुई जब 10,000 यूनिट चेंज हुए, इसका मतलब 2 रुपीज़ पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है। यानी बेटा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 2 रुपये, यानी एक यूनिट को बनाने का वेरिएबल खर्चा है 2 रुपये। तो फिक्स्ड खर्चा कितना हुआ, अब सुनो, अगर 1 लाख यूनिट बनाए थे, इमेजिन करो अगर 1 लाख यूनिट बनाए थे और उस पर खर्चा हुआ 350 का, अगर 1 लाख यूनिट बनाए थे और उस पर खर्चा हुआ 3,50,000 का, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि भैया 3,50,000 का अगर खर्चा हुआ तो उसमें फिक्स्ड खर्चा कितना था। आप ये कहोगे कि देखो 3,50,000 का खर्चा हुआ जब 1 लाख यूनिट बनाए, और 1 लाख यूनिट पे वेरिएबल खर्चा होता है 2 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल खर्चा होता है 2 रुपीज़ पर यूनिट, यानी 1 लाख इंटू 2। ये बात समझ गए आप मेरी बात। तो 2 लाख माइनस कर दो तो बचे 1,50,000। ये हमारे फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी मिल जाएगी और साथ ही साथ फिक्स्ड कॉस्ट भी मिल जाएगी। ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा। जब इस तरीके से 2 लेवल्स पे यूनिट्स और 2 लेवल्स पे कॉस्ट गिवन हो, बोलो मेरे साथ, जब 2 लेवल्स पे यूनिट्स गिवन हो और 2 लेवल्स पे कॉस्ट गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, हम बेटा चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स लिख देते हैं। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, तो उससे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। क्या आ जाती है, इससे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। और फिर हम फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलती है, देखिए आप 3,50,000 को माइनस कर देते हो वेरिएबल कॉस्ट, 3,50,000 आपकी टोटल कॉस्ट थी, उस टोटल कॉस्ट में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हो, तो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा, क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा। बहुत बढ़िया, आपको ये बातें अगर समझ आ गई। अब हम बात करेंगे एडमिन के कॉस्ट के रिलेटेड। देखिए अब एक और तरह की वेरिएबल कॉस्ट होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक और तरह की होती है, पता है कौन सी, जिसमें ना वो अलग अलग आउटपुट लेवल के हिसाब से देता है। ध्यान से सुनना, मानो वो ये कहता है कि सेमी फिक्स्ड, इस कॉस्ट का नाम होता है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो, मानो क्वेश्चन ने बोला है कि अगर आप 60% तक आउटपुट करोगे तो खर्चा होगा 3 लाख। अब ये एग्जाम अभी क्वेश्चन में यूज होगी, ध्यान देना। अगर आप 60% तक आउटपुट करोगे तो खर्चा होगा 3 लैक्स एंड इट इंक्रीजेज बाय 1 लाख, यानी ये जो 3 लाख है ये 1 लाख बढ़ती जाएगी फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन आउटपुट और पार्ट देयर ऑफ। इसका मतलब है, देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ऐसे समझो, अगर ये नंबर लाइन है तो अगर आप 0 से 60% तक की आउटपुट करते हो तो इस जोन में आपका खर्चा है 3 लाख पर एनम का खर्चा है। लेकिन अगर आप 61% से 80% के बीच में काम करते हो, यानी अगले 20%, तो आपका खर्चा बन जाएगा 4 लाख पर एनम, क्योंकि 1 लाख बढ़ जाएगा। और अगर आप 100 से 80 से 100 के बीच में काम करते हो, इस जोन में काम करते हो, तो आपका खर्चा हो जाएगा 5 लाख पर एनम। इसका मतलब है कि अगर आप 61% पे काम करोगे ना, 61% पे, तो भी खर्चा 4 लाख पर एनम होगा। पार्ट देयर ऑफ का ये मतलब होता है, बेटा इस वर्ड को समझो, पार्ट देयर ऑफ। पार्ट देयर ऑफ का मतलब है कि अगर आप 60 के बाद 1% भी ऊपर चले गए, रिपीट करो मैंने क्या कहा, अगर आप 60 के बाद 1% भी ऊपर चले गए, यहां 1% भी ऊपर चले गए, तो भी आपको पूरा 1 लाख और खर्च करना पड़ेगा, यानी आपका खर्चा 3 लाख पर एनम से 4 लाख पर एनम हो जाएगा। आपका खर्चा 3 लाख पर एनम से 4 लाख पर एनम हो जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा, बोलिए मेरी बातें आपको समझ आती हैं ये, हाँ या ना। मैं रिपीट करता हूं, आई रिपीट, अगर मैं ये बोलूं कि 60% तक, अगर मैं ये बोलूं कि 0 से 60% तक आप आउटपुट करोगे तो 3 लाख का खर्चा होगा, और 1 लाख का खर्चा बढ़ जाएगा एवरी 20% ऑफ इंक्रीज और पार्ट देयर ऑफ। मतलब अगर 61 से 80 तक जाते हैं, अगर 61 से 80 तक जाते हैं
तो ये खर्चा 3 लाख की जगह 4 लाख हो जाएगा। और अगर 81 से 100 तक जाते हैं, 80.1 से 100 तक जाते हैं, तो ये खर्चा 5 लाख पर एनम होगा। इज इट ऑल क्लियर? आई नीड एन आंसर फ्रॉम एवरीबडी, एवरीबडी शुड रिप्लाई। आप YC लिखिए चैट में अगर आपको यहां तक क्लियर है तो। जल्दी से मुझे सब लोग का रिस्पॉन्स चाहिए, सब लोग का। तो YC लिखिए अगर ये बात कंसेप्ट समझ आ गया। जैसे एग्जांपल लो, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 50% थी फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, तो पहले 3 महीने के लिए 50% थी, 50% इस फेज में आता है, तो यानी खर्चा होगा 3 लाख पर एनम, लेकिन वो पर एनम होगा, तो इसलिए आप 3 लाख को इंटू 3/12 करोगे फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए। फिर अगले 6 मंथ्स के लिए 70% है, 70% की तो यहाँ पे लाई करेगा, तो अब आप 4 लाख इंटू 6/12 करोगे क्योंकि 6 मंथ्स का था। फिर लास्ट में 90% पे चले गए, अगर यहाँ 90% पे चले गए तो 5 लाख हो गया होगा, तो 5 लाख का 3 मंथ्स। ये बातें आपको समझ आती हैं? ये बहुत सुंदर तरीके से आपने कंसेप्ट कवर किया है, बहुत सुंदर तरीके से, और ये एग्जाम में आता है बेटे कंसेप्ट, तो पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। आगे देखते हैं। फिर एक आता है बजटेड रेशियोज के बारे में कंसेप्ट। बजटेड रेशियोज का मतलब क्या होता है? इसमें 6 फॉर्मूलाज हैं, आपको वो याद होने चाहिए। देखिए, एफिशिएंसी रेशियो का मतलब होता है कि आपने कितनी देर वाला काम कितनी देर में किया, यानी वो काम जो एग्जाम्पल लो 1000 आवर्स में होना था, आपने 800 आवर्स में कर दिया, यानी आपने एक्चुअल आवर्स लिए 800 और वो काम होना चाहिए था 1000 आवर्स में, तो आपने 1000 आवर्स वाला काम 800 आवर्स में कर दिया। ये एफिशिएंसी नापता है, ठीक है। इनफैक्ट लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी सेम होता है। एक्टिविटी रेशियो किसे कहते हैं? एक्टिविटी का मतलब आपने कितनी देर वाला काम कंप्लीट किया और कितनी देर आपके पास थी, बजटेड आवर्स कितने थे। कैपेसिटी का मतलब यह है कि आप अपनी बजटेड आवर्स में से कितने आवर्स काम करते हो, आपके पास जो बजट था उसमें से आप कितने आवर्स काम करते हो, ठीक है जी। बोलिए, मेरी बातें आपको समझ आ गई, मैंने क्या कहा? यहां तक बातें समझ आ गई। एक फॉर्मूला देखो, कैपेसिटी रेशियो इंटू एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो, ठीक है जी। देखिए, इसे मैंने याद कराने के लिए एक ट्रिक भी बताई थी कि कैपेसिटी एक्चुअल बाय बजटेड होता है, तो कैब, इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? कैब। कैब मतलब कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू एक्चुअल बाय बजटेड, याद रहेगा ये कैब। कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्चुअल बाय बजटेड। और फिर ऐसा, ESA, ऐसा, ESA, ठीक है जी। कितने बच्चों को याद है ESA? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल, स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल। तो जब आप इन दोनों को इंटू करते हो तो ASB आ जाता है, ASB, ठीक है जी। कैब, ऐसा, ASB। तो इसका मतलब है एक्टिविटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड अपॉन बजटेड। वैसे भी अगर आपने इसे भी याद कर लिया ना, तो तीसरी रेशियो तो अपने आप आ जाएगी। क्यों? कैब ऐसा भी अगर याद कर लिया, क्योंकि इन दोनों को इंटू करने से कैपेसिटी और एफिशिएंसी तो कवर हो गए, तो बचा कौन? एक्टिविटी। और वो बचेगा कैसे? देखो, इसमें एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल आवर्स कट जाएंगे, तो बचेगा कौन? स्टैंडर्ड बाय बजटेड, तो बचेगा स्टैंडर्ड बाय बजटेड। तो ये तो अपने आप ही हो जाता है। इसलिए अगर आपने कैब ऐसा, ये 2 वर्ड भी याद रख लिए, कैब ऐसा, या फिर ऐसे भी कई बच्चे याद करते हैं ऐसा कैब, ऐसा कैब इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो, ऐसे भी याद रख लेते हैं बच्चे, ठीक है जी। बोलिए, इतनी बातें आपको क्लियर है मैंने क्या कहा? आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कैलेंडर रेशियो के बारे में। किसके बारे में? कैलेंडर रेशियो के बारे में। देखिए, कैलेंडर रेशियो का मतलब होता है कि दिन कितने कम पड़ गए, यानी हमारे बजट में कितने दिन थे। मान लो हमने सोचा था कि हमारी फैक्ट्री 25 डेज काम करेगी, लेकिन इस महीने हमारी फैक्ट्री 22 डेज ही खुली, 3 दिन फैक्ट्री ही नहीं खुली, होली की छुट्टी आ गई, दिवाली की छुट्टी आ गई, कुछ भी आ गया, तो 25 डेज का बजट था, लेकिन हमारी फैक्ट्री खुली ही 22 डेज है, तो ये हमारा कैलेंडर रेशियो है, कैलेंडर रेशियो, ठीक है। ये वेरिएंस नहीं है, कैलेंडर रेशियो है। अब ये 2 टॉपिक्स हैं
जिसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं और आजकल ये एग्जाम में आ रहे हैं, ध्यान देना। स्टैंडर्ड, देखिए इसका नाम है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो और इसका नाम है एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशियो। तो देखो दोनों में कैपेसिटी यूजेज रेशियो है, बस फर्क किस बात का है, स्टैंडर्ड या एक्चुअल, इस बात का फर्क है। ठीक है जी। अगर स्टैंडर्ड है तो ऊपर बजटेड आवर्स आएगा और एक्चुअल है तो ऊपर एक्चुअल आवर्स आएगा और नीचे क्या आएगा, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन बजटेड आवर पीरियड। मतलब एग्जाम्पल लो, हमने बजट बनाया था 25 दिन का, अगर हमारी फैक्ट्री 25 दिन काम करती और मान लो हमारे पास, ध्यान से सुनना, हमारे पास 50 वर्कर्स बैठने की जगह है, 50 सीट्स है, लेकिन हमने वर्कर सिर्फ 40 ही रखे, हमने वर्कर सिर्फ 40 रखे, तो मेरी बात को समझो, हमने जो बजट निकाला होगा वो 40 वर्कर्स का निकाला होगा। क्योंकि जब मेरे पास, मेरी बात को समझो, जब मेरे पास काम ही 40 वर्कर कर रहे हैं तो मेरा बजट भी 40 वर्कर्स का बनना चाहिए, क्योंकि अगर 40 वर्कर काम करें एफिशिएंटली तो कितना प्रोडक्शन होगा। बजटेड का मतलब क्या है कि अगर हम जितने वर्कर काम कर रहे हैं वो पूरी क्षमता से करें तो क्या होगा, ये होता है बजटेड। तो हम 40 वर्कर्स लेकर बजटेड निकालेंगे, 40 वर्कर्स के हिसाब से बजटेड निकालेंगे। लेकिन क्या ये मैक्सिमम बजटेड है? नहीं बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल इससे भी ज़्यादा था। अगर हम पूरे 50 सीट्स भर देते और 10 लोगों को रख लेते, अगर हम पूरे 50 लोग रख लेते 50 वर्कर्स के हिसाब से अगर हम देखते तो उसे बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। तो वो आएंगे मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। वो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने उतने वर्कर ही नहीं रखे, हमने वर्कर ही कम रखे हैं। भाई मेरी बात को समझो, अगर मैंने वर्कर हायर किए, इमेजिन करो कि मैंने वर्कर हायर किए सिर्फ 40, तो मैंने बजट जो निकाला होगा, जो बजटेड आवर्स होंगे वो 40 के हिसाब से होंगे। लेकिन अगर मेरी फैक्ट्री में 50 सीट्स थी, अगर मेरी फैक्ट्री में 50 सीट्स थी तो मैं 50 वर्कर रख सकता था, तो मैक्सिमम पॉसिबल आवर जो आएगा वो 50 के अकॉर्डिंग आएगा। क्या आपको दोनों में अंतर समझ आ रहा है? बजटेड आवर्स निकलेंगे 40 वर्कर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स निकलेंगे 50 वर्कर्स के अकॉर्डिंग। कितने बच्चों को ये बात समझ आई? बोलिए यस। यस लिखिए चैट में, जल्दी से यस लिखिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं क्वेश्चंस की ओर। यस है जी, समझ आ गया ना सभी को? लाइक बढ़ाते रहिएगा साथ साथ। कैश बजट का टॉपिक हमने एफएम में कवर कर लिया, इसलिए यहां पे मैं दोबारा कवर नहीं करता हूं। WCM को देखो, WCM चैप्टर के लिए मैंने रिवीजन भी करा रखी है, उसमें एफएम में मैंने कवर कर रखा है इस चैप्टर को, ठीक, इस टॉपिक को। ठीक है, आइए क्वेश्चन से पढ़ते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन रखे हैं मैंने, बहुत सुंदर, ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगर आप इतने क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास मैंने रखे हैं, अगर ये 10 भी आपने अच्छे से पढ़ लिए तो भी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, सुनिए। सितंबर 2024 की आरटीपी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। राजा लिमिटेड, आराम से सुनो, राजा लिमिटेड मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं सिंगल प्रोडक्ट, अच्छी बात है, यानी यहाँ चेयर टेबल बेंच 3 चीजें नहीं बनाते, एक ही चीज बनाते हैं। हमारा सेल का रेवेन्यू दे रहा है, अरे हमें पहले ही सेल्स, अब देखो ये बड़ा अटपटा क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता दूं, अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, रिवर्स वर्किंग वाला क्वेश्चन है। मतलब ये धज्जियां उड़ाने ही आया है बच्चे की। एग्जाम में जब पहली बारी खुद से ऐसे करोगे तो काफी जगह फंसने के चांसेस हैं, काफी जगह फंसने के चांसेस हैं, ध्यान देना। वो ये कहता है सेल रेवेन्यू ऑफ ₹302 लैक्स, सेल रेवेन्यू कितना है? 302.4 लैक्स। $302.4 ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर बेस्ड ऑन 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब ये जो सामान हम बेच रहे हैं इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। तो अगर इसमें से प्रॉफिट हटा दोगे तो कॉस्ट पे आ जाओगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। ठीक है, अब कितने यूनिट बेचे ये नहीं पता मुझे अभी, ध्यान दीजिए। वो ये कहता है ईच यूनिट, हर एक यूनिट को क्या चाहिए? 6 kg मटेरियल चाहिए ए, 3 kg मटेरियल बी चाहिए, और मटेरियल ए मटेरियल बी आता कितने का है? 160 और 100। तो बताओ मुझे मटेरियल कॉस्ट समझ आ गई?
मुझे 1 यूनिट की मटेरियल कॉस्ट समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सोच कर देखो मेरे साथ साथ। मैं लिख के करा दूं अगर आप कहते हो तो, ये क्वेश्चन लिख के करा दूं? देखिएगा, एक दो क्वेश्चन मुझे लिख के कराने दो, उससे ना आपका थोड़ा थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। जल्दी बताओ। सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है ना? मैं पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहा हूँ, ठीक है? कॉस्ट पर यूनिट, पहले हम एक काम करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। देखिएगा, आप मुझे बताइए कि आपने मटेरियल ए कितना खर्च किया है। वो ये कहता है 6 kg मटेरियल ए 160 वाला, तो यानी आपने 6 kg 160 वाला किया है। मुझे मल्टीप्लाई करके बताते रहिएगा प्लीज़। 960। मटेरियल बी आपने कितना खर्च किया ये भी बता दो आप मुझे। आपने मटेरियल बी 3 kg खर्च किया है 100 वाला, तो आपने 3 kg खर्च किया है 100 वाला। आप समझिए मेरी बात, तो ये सोल्यूशन सेट मैं आपको दे दूंगा, मैं हैंड रिटन सोल्यूशन सेट भी दे दूंगा आपको, आप चिंता ना करें। मटेरियल ए मटेरियल बी, तो ये तो मटेरियल कॉस्ट हो गई है ना। और हमने 4 आवर्स, देखिए ध्यान से समझिए, प्रोसेसिंग टाइम कितना लगा है? 4 आवर्स लगे हैं मशीन शॉप के और 2 आवर्स लगे हैं असेंबली शॉप के। तो मशीन शॉप और असेंबली शॉप दोनों जगह हमने काम कराया है। तो ये तो मटेरियल हो गया। लेबर कितनी हुई? अगर मैं बोलूं मशीन शॉप 4 आवर्स लगे हैं 140 वाले, देखिए 4 आवर्स मशीन शॉप में लगे हैं 140 वाले और 2 आवर्स असेंबली शॉप में लगे हैं 70 वाले। टू आवर्स इंटू 70, ये बात भी क्लियर हो गई, ये भी समझ आ गया आपको। आइए पढ़ते हैं। अब वो ये कहता है द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट अ ब्लैंकेट रेट ऑफ 20% ऑफ द डायरेक्ट लेबर, यानी जितनी भी हमारी डायरेक्ट लेबर है हम उसका 20% ओवरहेड एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो यानी ये भी वेरिएबल ओवरहेड ही हुआ एक तरीके से। यानी वो ये कहता है कि फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 20% ऑफ लेबर, लेबर मतलब 560 प्लस 140 यानी 700 का 20%, यानी 140 का लेबर हुआ, मतलब ओवरहेड हुआ। कितने बच्चों को यहाँ तक तो पूरी बात समझ आ रही है? जल्दी बताते रहिए, आप मुझे बस ये बोलते रहो ये बातें समझ आ रही हैं आपको। देखिए, हमें मटेरियल कितने का लगा, लेबर कितने का लगा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड कितने का लगा, ये सारी बातें समझ आती हैं। शाबाश। अब वो कहता है वेरिएबल ही सेलिंग का खर्चा भी था 60 रुपीज़ पर यूनिट सोल्ड, जितने यूनिट बेचोगे उस पर वेरिएबल सेलिंग का खर्चा भी है। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड 60 रुपीज़ पर यूनिट सोल्ड, हर एक यूनिट पे 60 रुपये। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे खर्चे वेरिएबल थे, सिर्फ ये एक ही खर्चा फिक्स था, बाकी सारे खर्चे वेरिएबल थे। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और वो भी पर यूनिट की, तो 2160 रुपीज लगते हैं एक यूनिट को बनाने में। क्या यहां तक की बातें समझ आ गई आपको? मेरी बातों को दोबारा सुनो। यानी बेटा एक यूनिट बनाने में 2160 रुपीज लगते हैं, एक यूनिट बनाने में, ठीक है, वो भी वेरिएबल खर्चा, तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई। लेकिन वो ये बोलता है, वर्किंग नोट नंबर 2 देखो, वो ये बोलता है कि हमें अपनी सेल्स पता है, हमारी सेल थी 3,02,40,000 की, यही थी ना? अब इसमें से 20% प्रॉफिट था, सॉरी, तो 60,48,000 का प्रॉफिट था। अगर मैं इसमें से प्रॉफिट हटा दूं तो आप मुझे बताइए कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी हमारी? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी थी हमारी, बताइए। 2,41,92,000।
ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी। अब एक बात बताओ, ये वेरिएबल कॉस्ट है और मान लो एक्स यूनिट आपने बनाए होंगे, तो आपको ये बात पता है और उसमें फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करो तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अगर मुझे टोटल कॉस्ट पता है तो एक बात को समझिए, लेट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्स। तो आप मुझे बताइए हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, जल्दी बताओ। आप कहोगे 2160 इंटू एक्स यानी 2160x, और मैं कहूंगा हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इस क्वेश्चन में है ही एक ही। बताइए कितनी थी? 69,12,000। 69,12,000। तो इसका मतलब हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, जो कि वर्किंग नोट नंबर 2 से आई है, वो कितनी है? 2,41,92,000। अब आप मुझे बताओ इसकी मदद से क्या हम यूनिट्स डिराइव नहीं कर सकते? कितने बच्चों को ये बात समझ आई? देखो, अगर मुझे कॉस्ट पर यूनिट पता है, मैंने यूनिट्स एक्स ले लिए कि मान लो एक्स यूनिट बनाए हैं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट ऐड कर दी, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट है जो इधर लिखी हुई है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सो सॉल्व टू गेट एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 8,000 यूनिट्स। क्या आपको 8,000 यूनिट्स समझ आ गया कि हमने प्रोडक्शन कितने की करी है? वेरी गुड, वेरी गुड। अनोनिमस, मयंक, अंकिता, निशांत, इन 4-5 बच्चों ने, अनिरुद्ध, इन 4-5 बच्चों ने ही सिर्फ सही सॉल्व किया है, बाकियों ने नहीं किया है। बाकी सबको यहाँ तक की बात समझ आ गई है, लेकिन अब समझ आ गई है। सुभजीत ने भी ठीक किया है। चलिए, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई बेटे, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू यानी प्रोडक्शन की वैल्यू आ गई, सोल्ड यूनिट्स की वैल्यू आ गई। सो ये प्रोड्यूस्ड या फिर सोल्ड यूनिट्स हैं, यही हमारे सोल्ड यूनिट्स हैं, है ना। देखते हैं अगर हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन है या नहीं है। वैसे ये हमारे पास सोल्ड यूनिट आए हैं, प्रोड्यूस्ड अभी नहीं आए। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रॉफिट के रूट से किया है क्वेश्चन। देखो ना, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो अभी हमें सोल्ड यूनिट पता लगे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात, तो अगर मुझे सोल्ड यूनिट पता है तो मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा? देखो, हमारी टोटल सेल थी 3,02,00,000, 3,02,40,000, हाँ यही थी। और अगर इसमें हमने 8,000 यूनिट्स बनाए हैं, और अगर इसमें हमने 8,000 यूनिट बनाए हैं, तो एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? 3,780 सेलिंग प्राइस है एक यूनिट की। लो जी, हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी पता लग गया, सोल्ड यूनिट भी पता लग गए। अब जाके हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यानी अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ था। ये सारा का सारा था वर्किंग नोट, ये सारा का सारा था जनरल नॉलेज। इस जनरल नॉलेज से हमने सोल्ड यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता लगाए हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या आपको मेरी बातें समझ आई? मैंने क्या कहा, इसे और इसे यूज किया हमने। अब हमारे पास सोल्ड यूनिट और सेलिंग प्राइस आ गए। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पता है। एक बात को समझना, अगर मुझे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पता है तो उससे मैं प्रोडक्शन निकाल लूंगा। वो मांग क्या रहा है? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो देखो कैसे आएगा। अब देखो, अब आसान है। ये वर्किंग नोट मैंने आपको समझा दिया, मैंने यहां तक आपको समझा दिया है। अब देखिए इधर, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं? 8,000। सेलिंग प्राइस कितना है? 3,780। फिर वो कहता है जी प्रोडक्शन बजट बताओ। प्रोडक्शन बजट कैसे आएगा? बड़ा सिंपल है, अभी तो हमने सीखा था। सोल्ड यूनिट ऐड करो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो ओपनिंग स्टॉक, आपके पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ जाएगा। फिर मटेरियल कितना चाहिए हमें, वो देख लेते हैं। देखिए, पहले आप ये देखोगे दो तरह के मटेरियल चाहिए, मटेरियल ए और बी। हमें प्रोडक्शन कितनी है? 8,500। 8,500 यूनिट बनाने हैं, तो 8,500 इंटू 6 kg ए लगेगा, 8,500 इंटू 3 kg बी लगेगा। तो ये हमारी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो, ओपनिंग स्टॉक माइनस करो, अब आपके पास क्वांटिटी टू बी परचेज्ड आ जाएगा। देखो ये जो है, ये तो आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए, ये वाली इधर देखो, आपको ये जो सीक्वेंस है ये याद होनी चाहिए कि रॉ मटेरियल परचेज कैसे आता है,
और फिर रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कैसे, देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पहले लिखते हैं, फिर उसे परचेज ओपनिंग क्लोजिंग को एडजस्ट करके परचेज पता लगता है। ये तो पूरा टेबल आपको याद होने चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में नोट्स पढ़ाए थे ना ये वाले, ये नोट्स आपको प्रिपेयर्ड होने चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए ब्रेन में, तभी क्वेश्चन आगे स्पीड में बढ़ेगा, वरना स्पीड नहीं होगी, वरना हो तो जाएगा, तुक्के मार मार के भी कर दोगे लेकिन स्पीड नहीं होगी। और एग्जाम में स्पीड ना होना कॉस्टिंग के पेपर में बड़ा हानिकारक है, क्योंकि पेपर पूरा नहीं होगा फिर। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट MNN। अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हैं, एक नहीं है, ध्यान रखना। बोथ प्रोडक्ट यूज द कॉमन रॉ मटेरियल Z, हमें M और N बनाने के लिए Z चाहिए होता है। द रॉ मटेरियल Z इज परचेज्ड एट 36 रुपीज, वो 36 रुपीज का मार्केट में आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिव्यू द इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर, ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिपार्टमेंटल एस्टिमेट्स फॉर द ईयर एंडेड, जो हो चुका है नहीं, द बजटेड पीरियड है, ये बजटेड पीरियड की बात हो रही है, ठीक है, जिसका हमें बजट बनाना है। 2 प्रोडक्ट हैं M और N, हमें दोनों की सेल एस्टिमेट्स पता है, हमें दोनों के, अच्छा एक बात, इंग्लिश देखो, इंग्लिश बहुत प्यारी भाषा है, अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती फिर आप फंस जाओगे, मेरी बातों को समझना। इधर देखना, हम हमेशा क्या करते हैं, हम सोल्ड यूनिट्स में, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, यही करते हैं, तभी तो प्रोड्यूस आता है। सर आप बात तो सही कह रहे हो, प्रोड्यूस यूनिट ऐसे ही आता है। अगर एक्चुअली में इन दोनों को देखो तो कर क्या रहे हो आप, चेंज इन स्टॉक निकाल रहे हो। अगर आप ध्यान से देखो तो आप चेंज इन स्टॉक निकाल रहे हो, बचपन में आप चेंज इन स्टॉक ऐसे तो निकालते थे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसे नहीं निकालते थे चेंज इन स्टॉक, सच बताओ, यही तो फॉर्मूला होता था चेंज इन स्टॉक का। अगर मैं ये दोनों आपको ना दूं और सीधा चेंज इन स्टॉक दे दूं तो बात बन जाएगी। देखो मेरी बात को समझो, अगर मैं आपको यहां पे M और N के लिए बना रहा हूं, मान लो दोनों की सेल यूनिट दे दी, और मैं दोनों का चेंज इन स्टॉक दे दूं, इंक्रीज इन स्टॉक दे दूं, डिक्रीज इन स्टॉक दे दूं, ऐसा कुछ दे दूं तो बात बन जाएगी। अगर मैं आपको इंक्रीज इन स्टॉक दे दूं तो आप ऐड कर दोगे, और अगर मैं आपको डिक्रीज इन स्टॉक बोल दूं 200, मानो डिक्रीज इन स्टॉक है, यानी ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो आप -200 लिख दोगे, बात खत्म। क्योंकि फिर आपको इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर इन दोनों का नेट रिजल्ट आप लिख रहे हो। समझ आई आपको बात, बताइए। देखिए अब क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि फिनिश गुड स्टॉक इंक्रीज बाय द ईयर एंड, इंक्रीज बाय द ईयर एंड मतलब वो हमें चेंज इन स्टॉक दे रहा है, चेंज इन स्टॉक दे रहा है, यानी क्वेश्चन हमें ये बता रहा है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है, यानी क्वेश्चन हमें ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक करके दे रहा है। अगर क्वेश्चन हमें ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक करके दे रहा है, यानी क्वेश्चन हमारे लिए आसान कर रहा है, तो अब आप सीधा इसे ऐड करोगे, बात खत्म, तो आपके पास सीधा यूनिट प्रोड्यूस्ड आ जाएगा, ठीक है। अब मेन बात है, वो ये कहता है बना तो लोगे, लेकिन बनाने के बाद 4% गुड्स रिजेक्ट हो जाते हैं। अब मेरी बात को समझो, 4% गुड्स बनाने के बाद रिजेक्ट हो जाते हैं, यानी ये जो गुड्स हमने बनाए हैं, जो अच्छे यूनिट्स बनाए हैं, वो 96% ऑफ द आउटपुट है, 4% तो खराब हो गया होगा। आराम से समझो, आराम से समझो, मैं ये खुद करा देता हूं, चलो इधर देखो, मैं इसका ना M खुद करा देता हूं, N आप घर पे कर लेना, ठीक है। इधर देखो, M को देखो, M के आप मुझे बताओ आपके सोल्ड यूनिट्स कितने थे। क्वेश्चन कहता है हमने 28,000 यूनिट बेचने हैं, ठीक है। अब अगर आपने 28,000 यूनिट बेचने हैं M के लिए, और वो ये कहता है साथ में हमें चेंज इन स्टॉक दे रहा है, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके चेंज इन स्टॉक जो आता है वो खुद ही दे रहा है, और वो बोल रहा है 320 है, तो ठीक है, इसका मतलब हमें प्रोड्यूस्ड यूनिट्स पता लग गए। ऑब्वियसली ये प्रोड्यूस्ड गुड यूनिट्स हैं, जिन्हें हम अच्छी प्रोडक्शन बोल सकते हैं, ये वो यूनिट्स हैं। अब वो ये कहता है कि बनाने के बाद ना 4% आउटपुट खराब हो जाती है यार, जब भी बनाता हूं 4% खराब हो जाती है बनने के बाद, तो इसका मतलब इनमें से 4% माइनस मत कर देना, ना 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 ना, ये नहीं कह रहा कि इतने बनाए हैं, ये तो गुड यूनिट्स हैं, यानी ये 96% आउटपुट को रेफर कर रहे हैं। बनाए इससे ज्यादा होंगे, खर्चे इससे ज्यादा होंगे, मतलब मान लो मैं टी शर्ट बनाकर बेचता हूँ, तो मैं टी शर्ट ज्यादा बनाता हूँ, थोड़ी टी शर्ट खराब हो जाती हैं, आपको पता है ना, जब भी मैं टी शर्ट बनाऊंगा थोड़ी टी शर्ट खराब हो जाएंगी, तो वो कह रहे हैं 4% खराब हो जाता है,
तो इसका मतलब हमारे लॉस्ट यूनिट्स कितने होंगे, यानी क्या हमने इतने ही बनाए होंगे? नहीं, बनाए होंगे ज़्यादा। अगर ये प्रोड्यूस्ड थे 96% और हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्शन भी हुई होगी, यानी रिजेक्शन भी हुआ होगा, वो ये कहता है 4% रिजेक्शन रेट है। तो आप मुझे ये बताओ कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी की होगी हमने? आप ये बोलोगे 38,320 96% को रेफर करता है, तो 100% को कौन रेफर करता है? वेरी गुड, बच्चों ने बता दिया 29,500। यानी हमने बनाए कितने यूनिट्स होंगे? 29,500। शाबाश। सुभजीत, अंकिता और अनिरुद्ध, प्रिया, एनोनिमस, सबने ठीक निकाला है। वेरी गुड, ये बातें क्लियर हो गई आपको? 29,500 ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है। एक्चुअल प्रोडक्शन, इतनी हमने सच में प्रोडक्शन करी है। अब देखिए जरा, अगर मुझे सोल्ड यूनिट पता है तो मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन तक पहुंच गया मैं। देखिए जी, इधर समझिएगा। तो आई होप आपको ये वाला टेबल समझ आ गया पूरा। अब अगर m समझ आ गया तो ऐसे ही आप n को खुद कर लीजिएगा, ठीक है? n खुद हो जाएगा। ये तो बात होगी प्रोडक्शन की कि हमने कितने कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। अब वो ये कहता है, देखिए मटेरियल यूजेज कितनी है, z कितना यूज होता है, m को बनाने में 5 kg और n को बनाने में 6 kg। m को बनाने में, तो जितने भी यूनिट m के बनाए हैं इंटू 5 kg कर दो, जितने भी यूनिट n के बनाए हैं इंटू 6 kg कर दो। यही हमने इधर किया। m की प्रोडक्शन n की प्रोडक्शन को 5 kg और 6 kg से इंटू कर दिया, तो हमारे पास रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए कितना चाहिए ये पता लग गया। लेकिन रॉ मटेरियल में भी रिजेक्शन है, रॉ मटेरियल में भी वेस्टेज है 10% और 5% की। सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे रिजेक्शन थी ना 4% 6%, वैसे ही अब रॉ मटेरियल भी वेस्ट होता है। तो क्या रॉ मटेरियल उतना ही खर्च होगा? नहीं, रॉ मटेरियल ज़्यादा खर्च होगा, यानी हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए। यानी ये जो 10% और 5% है ये तो खराब हो गया। तो ये तो बेसिकली हमें गुड इनपुट चाहिए। तो गुड इनपुट मतलब हमें टोटल इनपुट खरीदनी कितनी पड़ेगी? सुनो, यहाँ पे 10% लॉस है, तो यानी ये 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप क्या करोगे? आप इसको डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कर दोगे तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट परचेज समझ आ जाएगी। इसे अगर आप 84,000 को डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100 कर दोगे तो आपके पास टोटल परचेज पता लग जाएगी। समझ आ गई आपको बात? यानी हमें रॉ मटेरियल कितना परचेज करना चाहिए ये पता लग जाएगा हमें। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ये दोनों ही z से बनते हैं, तो z की इनपुट को ऐड कर दो और z के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके पास z का टोटल परचेज वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई आपको बात? देखिए मैं ना आपको ये अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आईसीएआई अपना क्वेश्चन चेंज कैसे करता है, अभी बताऊंगा 2 मिनट में। पहले आप ये बताओ, ये वर्किंग और ये वर्किंग आपको समझ आई हमने क्या किया है? यानी बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम ना m के लिए सॉल्व करके देख रहे हैं कि अगर हमें m समझ आ गया तो n तो आ ही जाएगा फिर। तो अगर हमने m इतने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, उसके लिए 1 यूनिट बनाने के लिए 5 kg z खर्च होता है, तो ये टोटल z खर्च हुआ। अब ये जो z खर्च होता है ये 90% ऑफ द आउटपुट है। तो अगर मैं इसे 147,500 को डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कर दूं तो मेरे पास 100% ऑफ द रॉ मटेरियल आ जाएगा। मेरे पास 100% ऑफ द रॉ मटेरियल आ जाएगा। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? ये बात समझ आती है आपको? तो अगर आप इसको और इसको ऐड कर देते हैं, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो फिर इसे इंटू रेट कर दो तो आपके पास टोटल परचेज प्राइस आ जाएगा। ठीक है जी। अब सुनिए, ये टोटल परचेज क्वांटिटी भी पता है। उसने और एक बात करी है, क्वेश्चन में कहा कि मुझे ईओक्यू निकाल के दो। बताओ ईओक्यू कैसे आता है? ईओक्यू निकालने के लिए हमें ए और ओ और सी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे उसने कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग दी ऑर्डर दे रखा है, यानी ओ दे रखा है।
और ये भी दे रखा है कि रॉ मटेरियल को होल्ड करने के लिए 11% ऑफ मटेरियल कॉस्ट लगती है, और मटेरियल आता कितने का है ये भी क्वेश्चन ने बता रखा था हमें कि Z का प्राइस कितना है 36 रुपीस। ये देखिए, तो 36 से अगर मैं इसे इंटू कर दूं 11 को, तो देखिए आपको वो भी पता लग जाएगा, 36 इंटू 11 कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ऑफ 2A इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी, और इससे EOQ आ गया। पहले आप मुझे बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। ये अब मैं आपको 1 मिनट बता रहा हूँ कि ICAI अपने क्वेश्चन डेवलप कैसे करता है। बहुत गहरी बात बताने वाला हूँ, ध्यान देना। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? ये सितंबर 2023 में ICAI ने एक क्वेश्चन बनाया, फिर आपको मैं बताऊं सेम क्वेश्चन दोबारा बनाया, लेकिन उसका लास्ट पार्ट चेंज कर दिया। ये वाला जो क्वेश्चन बनाया उन्होंने, इसका लास्ट पार्ट चेंज कर दिया। देखिए ये था सितंबर 2023, सेम क्वेश्चन अगला है मार्च 24 में। आप ये देखो, दिखने में सेम क्वेश्चन है, आप अगर पढ़ो तो सही, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस 36 की जगह पे 72 आ गया, प्राइस डबल कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। देखिए प्रोडक्शन सेल यूनिट, फिर चेंज इन स्टॉक, फिर प्रोडक्शन का लॉस, फिर रॉ मटेरियल इनपुट का लॉस, सब कुछ सेम है। इनफैक्ट ये सब भी सेम ही है ऑलमोस्ट, बस ऑर्डरिंग कॉस्ट थोड़ी सी बदल दी, लेकिन इसका थर्ड पार्ट बदल दिया। पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आप खुद कर लोगे। अब ये प्रोडक्शन बजट आप खुद बना लोगे, EOQ भी आप खुद बना लोगे, यहाँ तक तो आप कर लोगे। आपको परचेज कितनी करनी है इनपुट की, ये भी आप खुद कर लोगे। 252 310 पहले भी यही आया था ना, देखो पहले भी यही आया था 252 310, तब प्राइस 36 था, अब प्राइस 72 हो चुका है। सर फिर ये आपने 2 बार क्यों रख दिया अगर सेम क्वेश्चन था? नहीं, इसका लास्ट पार्ट अलग है थोड़ा, इसका सी पार्ट अलग है। पढ़िए सी पार्ट, पढ़िए इसका, एक दो बातें ध्यान से पढ़ो। वो ये कहता है द मैनेजमेंट ऑफ पी लिमिटेड हैज डिसाइडेड दैट देयर शुड नॉट बी मोर देन 40 ऑर्डर्स इन अ ईयर। आप एक साल में Z के लिए 40 ऑर्डर से ज़्यादा नहीं लगा सकते। रिपीट करो मैंने क्या कहा, आप एक साल में Z के लिए 40 ऑर्डर से ज़्यादा प्लेस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है, आप जब Z के ऑर्डर प्लेस करोगे तो 40 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते, 40 हाईएस्ट है। ये बात समझ गए आप मैंने क्या कहा? सर ये बात हम समझ गए। और नीचे पढ़ो सी पॉइंट, इफ देर इज अ सोल प्रोप्राइटर ऑफ द रॉ मटेरियल जेड इन द मार्केट, एक ही बंदा बेचता है जेड को, जो हमें रॉ मटेरियल जेड चाहिए वो एक ही जना बेचता है, एंड द सप्लायर डू नॉट सेल मोर देन 4000 kg ऑफ मटेरियल एट अ टाइम। वो कह रहा है कि भैया मैं तुम्हें 4000 से ज़्यादा नहीं भेज सकता एक बारी में। अब कहानी को समझो, आप मुझे बताओ, हमारी कंपनी एक साल में 40 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं दे सकती, और जो सप्लायर है, जो लाला जी हैं, जो माल भेजते हैं, वो एक साल में, वो एक बार में 4000 kg से ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं भेजता एट अ टाइम। एट अ टाइम मतलब एक बारी में। इनसे आपको क्या समझ आता है? देखो मेरी बातों को समझो, हम 40 बार लाला जी को फोन करेंगे, लाला जी सामान भेजो, लाला जी सामान भेजो, लाला जी सामान भेजो, लाला जी 40 बार सामान भेजेंगे, ठीक है? तो अगर लाला जी 40 टाइम्स सामान भेजेंगे और हर बार सामान भेजेंगे 4000 गुड्स का, तो 4000 गुड्स 40 बार आए तो 1,60,000 गुड्स आ सकते हैं। यानी हमारे पास इनपुट सिर्फ इतना ही आ सकता है, बोलो हाँ या ना। परचेज सिर्फ इतनी हो सकती है, जल्दी बोलो यस और नो, जल्दी बोलो। लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? मैं दोबारा बोलता हूं, हम 40 kg से ज्यादा नहीं खरीद सकते, और एक बार में नहीं, 40 ऑर्डर से ज्यादा नहीं खरीद सकते, और एक बारी में 4000 यूनिट्स ही खरीदे जा सकते हैं, 4000 kg ही खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जितने यूनिट बनाना चाहते होंगे, हम उतने यूनिट इस क्वेश्चन में बना नहीं पाएंगे। मेरी बात आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? यानी हम जितने यूनिट बनाना चाहते होंगे, हम उतने यूनिट बना नहीं पाएंगे। सच बोलिए, आपको मेरी बात समझ आती है मैंने क्या कहा? सच बोलिए, आपको मेरी बात समझ आती है कि नहीं आती? जितने यूनिट हम बनाना चाहते हैं उतने नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे?
आपको सच बताऊं तो आप कैसे बनाओगे? आपके पास उतनी इनपुट ही नहीं है। अब वो यही कहता है, क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ो ध्यान से। कीपिंग द मैनेजमेंट परचेज पॉलिसी एंड द प्रोडक्शन क्वांटिटी मिक्स, वो कहता है प्रोडक्शन क्वांटिटी मिक्स सेम रखनी है। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई कुड बी प्रोड्यूस्ड, वो कहता है एक्स और वाई कितना कितना बना सकते हो। अब है ना नया क्वेश्चन, कई बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। इसीलिए इन सेशंस की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप इस सेशन को पढ़ लेते हो तो आपके पास ज़्यादातर कवरेज आपकी हो जाती है। सुनिए, बोलिए हाँ या ना, क्या मैं इसे ऐसे बोल दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? तो देखिए, अब एक बात को समझिए, हम एक साल में 1,60,000 kg ही अरेंज कर पाएंगे, जबकि हमें खरीदना कितना था। देखो मेरी बात को समझो, एक बात और, वी वांट कितना है, हम चाहते हैं 2,52,310 kg हो, बट वी हैव कितना है, वी हैव 1,60,000 kg। तो क्या आप आउटपुट जितनी बनाना चाहते हो, आप चाहते हो इतने केजी, लेकिन आप खरीद सकते हो 1,60,000, तो जितनी आउटपुट आप बनाना चाहते हो आप उतनी बना पाओगे? नहीं। तो आप क्या करोगे, सुनो, तो आप एक काम करोगे, एक्स और वाई में जो रेशियो थी ना इन दोनों की, 163, 889 एंड 88,421, इस रेशियो में आप 1,60,000 को बांट दोगे। यानी 1,60,000 को बांट दो किस रेशियो में, इस रेशियो में, ताकि प्रोडक्ट मिक्स चेंज ना हो। क्वेश्चन ने बोला है कंसिडरिंग द प्रोडक्ट मिक्स, यानी क्वेश्चन ने ये बात बोली है कि प्रोडक्ट मिक्स चेंज नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट मिक्स को सोच के चलना। तो अब आप 1,60,000 को इनपुट की रेशियो में बांट रहे हो, और फिर आप ये दिखा रहे हो कि उसके वेस्टेज कितनी होती है। यहाँ पे 10% वेस्टेज हो जाती है, यहाँ पे 5% वेस्टेज हो जाती है, तो ये बचता है। और इसे डिवाइडेड बाय 5 kg करो, इसे डिवाइडेड बाय 6 kg करो, तो कितनी कितनी आउटपुट कर सकते हो ये पता लग जाएगा आपको, कि आप एक्स और वाई की कितनी आउटपुट कर सकते हो। आपको ये बात समझ आ जाएगी। अगर ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो मेरे से लिखवा के करा लो, बोलिए रिटर्न में करा दूं, ऐसे लिख दो चैट पे रिटर्न। अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दो, और अगर ये बात क्लियर नहीं है और आप चाहते हो कि मैं लिख के समझाऊं, तो रिटर्न ऐसे वर्ड लिख दो रिटर्न, फिर मैं लिख के समझा दूंगा। जल्दी करो जल्दी। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं लिख के दिखाओ। सुनो, अब मेरी बात को समझना अच्छे से। देखिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए कितना, एक्स के लिए रॉ मटेरियल चाहिए इतना केजी, वाई के लिए रॉ मटेरियल चाहिए इतना। अब लिखो मेरे साथ, इसके सी पार्ट को लिखो, सॉल्यूशन नंबर 3 के सी पार्ट को लिखो, ठीक है ना। क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितनी थी, हमें एक्स के लिए और वाई के लिए कितना कितना चाहिए, 163, 889, और इसके लिए 88,421। यानी हमें कुल मिलाकर कितनी क्वांटिटी चाहिए, हमें कुल मिलाकर 252,310 kg चाहिए। लेकिन क्वांटिटी अवेलेबल कितनी है हमारे पास, हमारे पास 40 ऑर्डर्स अवेलेबल है, और हर ऑर्डर 4,000 kg का है, तो 1,60,000 kg ही अवेलेबल है। मतलब हमें चाहिए इतना, अवेलेबल है इतना। अरे भैया ये तो ऐसी तैसी हो गई, क्यों? हमें चाहिए इतने केजी और अवेलेबल है इतने केजी, तो यानी अब हमें रैशनिंग करनी पड़ेगी। जैसे आपको इतने पैसे चाहिए लेकिन है पैसे कम, तो अब आप क्या करोगे, कम पैसे को इस रेशियो में एक्स और वाई को दे दोगे, ताकि प्रोडक्ट मिक्स खराब ना हो, ताकि प्रोडक्ट मिक्स खराब ना हो। तो अब आप एक बात बताइए, अब आप क्वांटिटी अवेलेबल कितनी कितनी कर दोगे, कीपिंग सेम प्रोडक्ट मिक्स, सेम ओल्ड प्रोडक्ट मिक्स, यानी हमारा प्रोडक्ट मिक्स ना बदले। तो आप क्या करोगे, आप 1,60,000 को 163,889 अपॉन 252,310 से डिवाइड करोगे, और यहाँ पे 1,60,000 को बांटोगे 88,421 अपॉन 252,310।
इस रेशियो में। यानी आप x और y, आप ये देखो कि आप 1,60,000 इंटू दिस और 1,60,000 इंटू दिस, इस रेशियो में बांटोगे। ठीक है जी। तो आपके पास कितनी कितनी x और y की क्वांटिटी आ जाएगी, आप मुझे ये बताओ। आपके पास x और y की कितनी कितनी, आप उनके लिए आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी आ जाएगी। ये आ जाएगी 1,03,929 kg x को बनाने के लिए आ जाएगा, और 56,071 kg y को बनाने के लिए आ जाएगा। तो ये x और y के लिए हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। लेकिन हमें एक बात पता है कि जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, x और y जब बनाए जाते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल वेस्टेज हो जाती है 10% और 5%। ये परसेंटेज की वेस्टेज है कि x को बनाने में रॉ मटेरियल इतना वेस्ट हो जाता है, y को बनाने में रॉ मटेरियल इतना वेस्ट हो जाता है। तो यानी अगर इसे बनाते हुए, ये तो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो इसमें से वेस्टेज भी होगी। यहाँ पे 10% हो जाती है, यहाँ पे 5% हो जाती है, तो यहाँ 10393 हो जाता होगा, यहाँ पे 2804 हो जाता होगा। इतना रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाता है। तो रॉ मटेरियल एक्चुअली यूज्ड कितना बचता है हमारे पास असलियत में यूज होने के लिए? इतना रॉ मटेरियल और इतना रॉ मटेरियल बचता है। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, एक्स और वाई को बनाने में, एक एक्स को बनाने में 5 kg इनपुट की जरूरत होती है, और इसे बनाने में 6 kg इनपुट की जरूरत होती है, 5 और 6 kg। तो अगर मैं इसे डिवाइडेड बाय 5 kg कर दूं, इसे डिवाइडेड बाय 6 kg कर दूं, तो यानी यूजेज से डिवाइड कर दिया, तो आप मुझे बताइए आउटपुट प्रोड्यूस्ड कितना होगा। ठीक है जी। यानी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने होंगे, हमने कितने एक्स और वाई बना दिए होंगे, इसका मतलब 18707 यूनिट्स ऑफ एक्स बना दिए होंगे और 8878 यूनिट्स ऑफ वाई बना दिए होंगे। यानी हमें एक्स और वाई समझ आ गया होगा। यानी हमें एक्स और वाई समझ आ गया होगा। मेरी बातें आपको क्लियर है, हाँ या ना? आई होप अब बात क्लियर हो गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं क्विकली। देखिए, सारे अद्भुत तरह के क्वेश्चन कवरेज कराने वाला हूं मैं। ये है टिपिकल क्वेश्चन जो हमारा आज अब तक हमने सबसे ज़्यादा टिपिकली क्वेश्चन एग्जाम में आता रहा है। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये वैसा क्वेश्चन है जैसा आपने क्लासेस में बहुत पढ़े होंगे। सुनिए, बायोकॉन लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट। आप 2 प्रोडक्ट बनाते हैं जिनके, और 2 टाइप ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए और 1 ग्रेड ऑफ लेबर। तो 2 प्रोडक्ट बनाते हो, 2 तरह का रॉ मटेरियल यूज करते हो, 1 तरह की लेबर यूज करते हो। 3 बातें हो गई। ठीक है, सुनिए। प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी बनाते हो, इतने यूनिट बेचते हो, इतने यूनिट बेचते हो। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इतने यूनिट बेचते हो तो आपके पास स्टॉक इन द बिगिनिंग और स्टॉक एट द एंड भी है। अब देखो, आपके पास बिगिनिंग का स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक डेज में गिवन है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक डेज में गिवन है तो पहले हम डेज से निकालेंगे। उसने बोला है 4 डेज सेल एंड 5 डेज सेल। तो पहले तो ये पता लगाओ कि ये जो सेल है ये कितने दिन की है। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं देखिए, देर आर 4 5 डे वीक्स इन द बजटेड पीरियड। यानी जो हमारा बजट है उसमें 4 हफ्ते हैं 5 5 दिन वाले। यानी हमें ये बात पता लग गई कि हमारा बजटेड पीरियड कितना है। बजटेड पीरियड है 20 दिन का। बजटेड पीरियड है 20 डेज का। उन 20 डेज में से 4 डेज की सेल और 5 डेज की सेल। तो देखो, जो सेल है अगर इसे डिवाइडेड बाय 20 डेज करोगे, इंटू 4 करोगे, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए आ जाएगा। क्या आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए समझ आ रहा है? बी की सेल है 3600, उसे डिवाइड बाय 20 करो तो 1 डे की सेल आ गई, इंटू 5 करो
तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है बी के लिए, बी का भी क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? यानी सेल को उतने दिन पे कन्वर्ट किया है। यानी ये जो 2400 की सेल है ये 20 डेज की सेल है, तो 4 डेज की सेल कितनी होगी? 3600 है वो 20 डेज की सेल है, तो 5 डेज की सेल कितनी होगी? ठीक है, चलिए तो देखिए उन्होंने क्या किया है, पढ़िए। पहले उन्होंने सोल्ड यूनिट दिखाए, फिर उसमें क्लोजिंग स्टॉक डिराइव किया। ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे डिराइव किया देखिए, और इसे देखिए। क्या ये क्लोजिंग स्टॉक की डेरिवेशन समझ आ गई? ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, देखिए ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। मैं खाली हाईलाइट करता जा रहा हूं उतना पोर्शन जो हम पढ़ लिया है हमने। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये ए और बी का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो हमने सोल्ड यूनिट लिखा, सोल्ड यूनिट में क्लोजिंग स्टॉक हमने ऐड किए, ओपनिंग स्टॉक हमने माइनस किए। तो हम ओपनिंग स्टॉक माइनस करने के बाद पहुंच चुके हैं प्रोड्यूस्ड यूनिट्स पे। ठीक है, शाबाश। अब आगे देखते हैं। प्रोड्यूस्ड यूनिट्स हमें पता लग गए। अब इनके लिए इनपुट कितना खर्च होता है ये बताओ। देखिए कंजम्पशन पर यूनिट कितनी है? मटेरियल एक्स 5 kg और 3 kg लगता है, मटेरियल वाई 4 kg और 6 kg लगता है। तो अब आप क्या करोगे? मटेरियल एक्स मटेरियल वाई में आप देखोगे मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट ए में इतने केजी। अब ये कैसे आया होगा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। देखिए आपने 2480 यूनिट्स बनाने हैं और हर यूनिट को बनाने के लिए 5 kg लगता है। हर यूनिट को बनाने के लिए 5 kg इनपुट लगता है। यहां पे आपने 4300 यूनिट बनाने हैं और हर यूनिट को बनाने में 3 kg लगता है। ठीक है जी, ये इधर आना था क्योंकि एक्स और वाई की बात हो रही है ना, तो इधर आएगा ये 4300 इंटू 3। ये देखिए, तो आपको पता लग गया कि आपको एक्स का रॉ मटेरियल कितना चाहिए। तो ये टोटल रॉ मटेरियल चाहिए। अगर एक्स समझ आ गया, ऐसे ही वाई खुद कर लोगे या मैं कराऊं? जल्दी बोलो, लिख के कराऊं या समझ आ रहा है आपको? जल्दी जल्दी यस कर दीजिए अगर समझ आ रहा है, यस लिख दीजिए चैट पे। मेरे को समझ आ जाएगा कि अगर आपको पता लग रहा है अच्छे से। वैसे मेरे हिसाब से ये सरल है, हमने ऐसे क्वेश्चन पर एक दो टॉपिक पढ़ भी लिए। अब ये इतना एक्स चाहिए, इतना एक्स चाहिए प्रोडक्ट ए के लिए, इतना एक्स चाहिए प्रोडक्ट बी के लिए, तो ये टोटल एक्स चाहिए। अब क्लोजिंग स्टॉक है 10 डे कंजम्पशन। 10 डे कंजम्पशन मतलब जितनी भी ये कंजम्पशन है, ये तो 20 डेज की कंजम्पशन है, तो इसे डिवाइड बाय 20 इंटू 10 कर लो। तो आपने क्या किया, इसे डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 किया, तो ये 10 डेज की कंजम्पशन आ गई। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये रहा ओपनिंग स्टॉक 1000 kg एक्स के लिए, तो एक्स का 1000 आपने माइनस कर दिया। अब आपको पता लग जाएगा क्वांटिटी परचेज कितनी करनी है, उसको प्राइस से इंटू करो तो टोटल कॉस्ट आ गई। जैसे हमने एक्स के लिए किया है ऐसे ही अब आप वाई के लिए खुद कर सकते हैं। ठीक है ना, एक्स से वाई समझ आ जाएगा। बात है वेजेस की। अब वेजेस के बारे में समझते हैं, सुनो। हमें कितने कितने आवर्स चाहिए ये तो पता लग जाएगा। पहले बात करते हैं, लेबर है 25 रुपीज पर आवर वाली। अगर वो ओवर टाइम करेगी लेबर, तो उन्हें 50% प्रीमियम देते हैं। बट इफ द वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 40 आवर्स इन अ वीक, अगर वो वर्कर 40 आवर्स से ज्यादा काम करता है तभी ओवर टाइम मिलेगा। अब सुनिए, ये मैं लेबर वाला पॉइंट मैं खुद करा देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है लेबर वाले पॉइंट पे ना आप फंस जाओगे, नहीं तो अगर आपने नहीं मुझसे करा तो देर आर चांसेस, क्योंकि लेबर का अभी तक हमने एक भी पॉइंट ऊपर नहीं करा है। देर आर 180 डायरेक्ट वर्कर्स। द टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो फॉर एफिशिएंसी रेशियो फॉर अ प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट वर्कर इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज 80%। हमें लगता है कि वो 80% काम कर सकते हैं वर्कर प्रोडक्टिवली। इसके अलावा भी नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम भी है 20% प्रोडक्टिव आवर्स के ऊपर बेस्ड अलग से। तो देखो इधर ना डबल बात हो रही है। ज़रा मेरी बातों को बहुत बहुत आराम से समझना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना।
मैं आपको लेबर का बजट बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक ही तरह की लेबर आवर्स चाहिए, एक ही तरह की लेबर चाहिए, दो नहीं चाहिए। अब आप मुझे बताइए फॉर प्रोडक्ट ए और बी, दो प्रोडक्ट बना रहे थे हम, और आप फिर मुझे बताइए फॉर प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए कितने यूनिट बनाएंगे, प्रोड्यूस्ड कितनी करेंगे, जितनी प्रोड्यूस करेंगे लेबर तो उतनी खर्च होगी। इसके 2480 यूनिट बनाएंगे, इसके 4300 यूनिट्स बनाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ए को बनाने के लिए 3 आवर्स लगते हैं, बी को बनाने के लिए 5 आवर्स लगते हैं। तो आप मुझे बताइए हमारे आवर्स कितने लग रहे हैं, इनटू करके बताओ। 7440 आवर्स, और इधर 21,500 आवर्स। एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितने हैं हमारे वर्कर के, एक्चुअल वर्किंग आवर्स टू प्रोड्यूस, इन दोनों को टोटल कर दीजिए बेटा, कितना आ गया 7440 प्लस 21,500। तो एक्चुअल आवर्स हो गए इतने। क्या ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा, यानी 28,940 आवर्स हमारे एक्चुअल वर्किंग आवर्स हो गए। अब क्वेश्चन ने ना एक दो बातें बोली हैं, पहले वो समझो। देखो मेरी बातों को समझना, ये हमारे प्रोडक्टिव आवर्स है, तो वो ये कहता है कि प्रोडक्टिव आवर्स में से भी जो एफिशिएंट आवर्स हैं वो 80% ही हैं। प्रोडक्टिव आवर्स में से भी जो एफिशिएंट आवर्स हैं, जो एक्चुअल वर्किंग होती है, वो सिर्फ 80% ही होती है। देखो ये कहाँ लिखा है, इंग्लिश में पढ़ो। वो ये कहता है द टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो फॉर द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट वर्कर इन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज 80%। यानी असली में प्रोडक्शन सिर्फ 80% आवर्स होती है, 20% प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब 20% प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा भी 20% प्रोडक्टिव टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, फिर वो कहता है इसके अलावा भी नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम भी है 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स के जितना। तो यानी देखो मेरी बातों को समझो, 20% ऑफ ये जो प्रोडक्टिव टाइम वेस्टेड है, प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट हो जाता है 20%, इसके अलावा भी 20% और डाउन टाइम है, और ये नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम है। यानी हमारे वर्कर अगर 80 आवर्स काम करते हैं तो एक्चुअल में वो पैसा 120 आवर्स का लेते हैं। सर ये क्या बात हुई, सच है ये बात, एकदम ध्यान से सुनो। अगर हमारे वर्कर 80 आवर्स एक्चुअली में काम करते हैं, अगर हमारे वर्कर 80 आवर्स एक्चुअली में काम करते हैं, तो 20 आवर्स तो प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट हो जाता है, 20 आवर्स नॉन प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट हो जाता है। तो टोटल पेमेंट जो उन्हें होती होगी वो 120 आवर्स की होती होगी। क्या ये बातें आप समझे मैंने क्या कहा, यानी 20% प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट होता है, 20% नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम भी है। तो जो एक्चुअली वर्किंग है वो 80% है, तो पहले उस 80% से 100% निकालो। सुनो मेरी बात, तो ये 80% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम है। तो आप मुझे बताएंगे बेटा कि प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं, 28940 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। तो प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं बताइए, इसे डिवाइडेड बाय 0.8 कर दीजिए, तो 36,175 प्रोडक्टिव आवर्स है। फिर इसके अलावा भी नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम भी है, नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम भी है, वो है 20%, 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स। उसने बोला था कि इसका प्रोडक्टिव पे इतने आवर्स और वेस्ट हो जाते हैं,
तो टोटल पेड आवर्स कितने हैं? अब आप मुझे बताइए टोटल पेड आवर्स कितने हैं? यानी हम अपने वर्कर को कितने आवर्स एक्चुअली में पे करते हैं, इतने आवर्स एक्चुअली में पे करते हैं। शाबाश। यानी हम अपने वर्कर्स को इतने आवर्स एक्चुअली में पे करते हैं। यहां तक की बातें समझ आई आपको? दोबारा सुनो, ए को बनाने के लिए इतने आवर्स चाहिए, बी को बनाने के लिए इतने आवर्स चाहिए, लेकिन ये जो एक्चुअली में प्रोडक्शन के आवर्स हैं ये 80% ही है, खाली 80% प्रोडक्शन होती है, 120% हम पैसा देते हैं। तो पहले 80 को 100 बनाया, फिर उसमें 20% नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम भी ऐड किया ताकि हम टोटल पेमेंट आवर्स तक पहुंचे। अब ये जो टोटल पेमेंट आवर्स हैं बेटे हमारे, इसमें एक बात समझिएगा, कुछ वर्कर्स, देखिए हमारे पास कितने वर्कर काम करते हैं, हमारे पास 180 वर्कर काम करते हैं, और 180 वर्कर काम करते हैं, ठीक है जी, और हमारे पास ये 4-5 डे के वीक्स हैं, 4-5 डे के वीक्स हैं। वर्कर हर दिन कितना काम करता होगा? 8 आवर्स काम करते हैं यूजुअली वर्कर्स, ठीक है। देख लो, वैसे कहीं ना कहीं मेंशन भी होगा कि हर वर्कर इफेक्टिवली कितने आवर्स काम कर सकता है, या कितने आवर्स दिए हैं, कहीं ना कहीं आवर्स दिए होंगे उसने। अच्छा, ये देख, देर आर 180 डायरेक्ट लेबर वर्क, देखिए हमारे पास 180 वर्कर्स हैं, हर 4 हफ्ते हैं, हर हफ्ते में 5 दिन हैं, तो 20 दिन हो गए। 20 दिन में वर्कर कितने आवर्स काम करता होगा? क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तो 8 आवर्स काम करता होगा, ठीक है जी। 40 आवर्स अ वीक बता रखा है, अगर 40 आवर्स अ वीक दिया तो वो 8 आवर्स इन अ डे हो गया ना, क्योंकि 40 आवर्स इन अ वीक डिवाइडेड बाय अगर 5 डेज इन अ वीक है तो वही हो गया, 40 आवर्स इन अ वीक दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो हम वीकली कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, इसमें से ऑर्डिनरी वेज रेट पे यानी नॉर्मल वेज रेट पे कितनी चाहिए होंगे आवर्स? नॉर्मल आवर्स कितने होंगे? सुनो, 180 वर्कर, 40 आवर पर वीक, और 4 वीक्स, तो नॉर्मल आवर्स कितनी काम होगा? इन सबको मल्टीप्लाई करो तो आप बोलोगे 28,800 आवर्स नॉर्मल काम होगा। तो फिर बचे हुए आवर्स ओवर टाइम आवर्स होंगे, 43,410 माइनस 28,800, तो ओवर टाइम के आवर्स हो गए 14,610 आवर्स। यानी इन आवर्स में से इतने आवर्स नॉर्मल रेट पे काम होगा, इतने आवर्स ओवर टाइम रेट पे काम होगा। तो अब चलिए लेबर के पैसा निकाल लेते हैं। लेबर की वेज रेट कितनी थी बेटे? वेज रेट निकालो, लेबर की कितनी थी? 25 रुपीज़ पर आवर, और ओवर टाइम प्रीमियम में 50%। तो इन आवर्स के लिए हमें वर्कर को 25 रुपीज़ देने हैं, और इन आवर्स के लिए 14,610 के लिए हमें वर्कर को 25 प्लस 50% एक्स्ट्रा देना है, 25 प्लस 50% एक्स्ट्रा, क्योंकि ओवर टाइम प्रीमियम भी देना है ना। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि हम अपने वर्कर को कितनी कितनी वेजेस दे रहे होंगे। यहाँ पे हम उन्हें वेजेस दे रहे होंगे 7,20,000 की, और यहाँ पे हम उन्हें वेजेस दे रहे होंगे 54,7,875 की। तो हमारी टोटल वेजेस कितनी आ जाएंगी? 12,67,875। मज़ा आया कि नहीं आया, सच बताओ। आई होप कि पूरी बात अब क्लियर हो गई होगी। अब ये टॉपिक बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से यहाँ तक की बातें पूरी क्लियर हो गई होंगी। लेट मी नो इन द चैट क्विकली, आप मुझे सभी लोग क्विकली बताइए कि यहाँ तक की बातचीत आपको समझ आ गई है कि नहीं आ गई है। अभी हम और क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं डेफिनेटली, अभी हमने फ्लेक्सिबल बजट पढ़ना है, अन्य तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ऑल क्लियर टिल नाउ? शाबाश। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक की बातचीत आपको समझ आ गई है। आइए चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नवंबर 2023, HL लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 4 वैरायटी ऑफ बेवरेजेस। वो कहता है कि देखिए हमारी कोई कंपनी है,
हम 4 वैरायटी ऑफ बेवरेजेस बनाते हैं। बहुत बढ़िया। द पास्ट डेटा शोज डिफरेंट डिमांड पैटर्न्स फॉर वेरियस क्वार्टर्स। अलग अलग क्वार्टर में अलग अलग तरह का डिमांड आती है। द सेल क्वांटिटी एंड द सेलिंग प्राइस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023 इज एज फॉलोज। सेल क्वांटिटी कितनी है और सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है जी। देखिए ये कौन से मंथ की दे रहा है, सेलिंग प्राइस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। ठीक है, इनकी क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस दे रहा है फॉर द क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर 23। अब हम बात करें अक्टूबर टू दिसंबर की। It is estimated that due to the climatic change, the demand for the hot coffee would increase every month by 50% of the previous month. ध्यान रखना, हॉट कॉफ़ी कितनी बढ़ेगी, 50% ऑफ द प्रीवियस मंथ, यानी ये 50% प्लस होती चली जाएगी। एंड द डिमांड फॉर कोल्ड कॉफ़ी, और जो कोल्ड कॉफ़ी की डिमांड है वो डिक्रीज एवरी मंथ बाय 30% ऑफ द प्रीवियस मंथ, जबकि कोल्ड कॉफ़ी 30% माइनस होती जाएगी। और वो ये कहता है कि जो डिमांड फॉर फ्रूट जूस है वो डिक्रीज बाय 20% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड देयर आफ्टर इट विल रिमेन कांस्टेंट, और उसके बाद कांस्टेंट। यानी यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि यहाँ पे 50% 50% 50% तीनों महीने में होगा। यहाँ पे -30% -30% -30% तीनों मंथ्स में होगा। लेकिन फ्रूट जूस के केस में क्या होगा, एक ही बार 20% डिक्रीज होगा और उसके बाद कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब उसके बाद चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में अभी उसने नहीं कहा है, पढ़िए। HL लिमिटेड विल बी एबल टू सेल ओनली 60,000 एंड 50,000 एंड 30,000 यूनिट ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। अब सॉफ्ट ड्रिंक उसने सीधा यूनिट्स ही दे दिए, सॉफ्ट ड्रिंक के इतने इतने यूनिट ही दे दिए उसने। तो अक्टूबर में कितनी बिकेगी, 60,000 यूनिट बिकेंगे अक्टूबर में, फिर 50,000 नवंबर में और 30,000 दिसंबर में। तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि पुरानी क्वांटिटीज से हम आगे की क्वांटिटीज खुद ही डिराइव कर सकते हैं? जल्दी बताइए मुझे, क्या हम क्वांटिटीज डिराइव कर सकते हैं? बिल्कुल, क्वांटिटी डिराइव हो जाएगी आसानी से। एंड देयर इज नो चेंज इन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं है। तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, सबको इंटू SP कर देंगे। ठीक है जी। अब लेकिन ये तो बात हो रही है कि कितने यूनिट हम बेचेंगे। अब लेकिन इसके साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी पता है। अब जब मुझे क्लोजिंग स्टॉक पता है तो क्लोजिंग ओपनिंग दोनों को एडजस्ट करके प्रोडक्शन पता लगा सकते हैं। वो यही कह रहा है, प्रोडक्शन पता लगाओ और सेल पता लगाओ। तो देखो, पहले प्रोडक्शन बजट बताओ, आराम से समझना। हॉट कॉफ़ी कितनी बनाएंगे, देखो यहाँ थी 1,40,000, 1,40,000 में 50% ऐड कर दो बेटे, 1,40,000 में 50% ऐड कर दो तो 2,10,000 हो जाएगी। तो देखो, हॉट कॉफ़ी की सेल है 2,10,000 और उसमें हॉट कॉफ़ी की अक्टूबर की क्लोजिंग सेल कितनी, क्लोजिंग स्टॉक कितनी है, ये उनकी क्लोजिंग स्टॉक्स की डेटा है। तो अक्टूबर का क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। तो जो सितंबर का क्लोजिंग था वो अक्टूबर के लिए ओपनिंग होगा बेटा, जो सितंबर का क्लोजिंग था वो अक्टूबर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। तो ये ओपनिंग की तरह काम आएगा। इससे आपके पास प्रोडक्शन आ गई हॉट कॉफ़ी की। अब जैसे मैंने हॉट कॉफ़ी की प्रोडक्शन निकाली है वो भी अक्टूबर के मंथ में, चलिए फिर नवंबर के मंथ में चलते हैं। अब नवंबर के मंथ में हॉट कॉफ़ी की डिमांड कितनी होगी, वो और 50% बढ़ जाएगी। याद करो, वो और 50% बढ़ जाएगी। तो बेटे 140 में यहाँ पे पहुँच के हम 2,10,000 पे आ गए थे। अब 2,10,000 में 50% और ऐड कर दो तो वो कितनी आ जाएगी, 3 लाख समथिंग। कितनी आ जाएगी, 3,15,000। तो देखिए अगले साल की सेल बन गई इतनी। समझ आ रहा है आपको? अब सेल में इसका क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है, नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक है 13,000। तो अगर ये क्लोजिंग 13 है और फिर जो अक्टूबर का क्लोजिंग था वो नवंबर के लिए ओपनिंग बनेगा।
तो ये नवंबर की प्रोडक्शन आ गई। अब ऐसे ही ये पूरी पूरी स्टेटमेंट बनानी है, बना लोगे? आई होप एक बारी बस वो रिदम बनने की देर है। पता है ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, लेंदी है, और इसमें किसी ना किसी एक चीज में गलती हो जाती है, कोई ना कोई एक गलती हो जाती है। तो ऐसे ही हमने प्रोडक्शन बजट बनाया, फिर हमने सेल बजट बना दिया। ये सेल उसने डिराइव किया है 50-50%। देखो यहाँ पे क्या किया है, 50-50% क्वांटिटी ऐड करी है। देखो यहाँ पे 50% क्वांटिटी ऐड करी, यहाँ 50% ऐड करी, यहाँ भी 50% ऐड करी। इसमें क्या करना था, 30% डाउन, 30% एक और बार डाउन, 30% एक और बार डाउन। इसमें एक बार 20% डाउन, और उसके बाद जो क्वांटिटी आ गई वो कांस्टेंट चलेगी अगले 2 महीने। कार्बोनेटेड ड्रिंक में तो ऑलरेडी हमें क्वांटिटी पता है, तो उसे ऑन टू सेल प्राइस कर दो, फिर ये सेल बजट बन जाएगा। ये सिंपल है, मतलब ये मुझे लगता है आप मैनेज कर लेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस क्वेश्चन में रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, पर मैं एक बात बताऊं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और जब ये एग्जाम में आता है ना तो ये आसान क्वेश्चन अटक जाता है। क्यों अटक जाता है? क्योंकि आप ना मैनेज नहीं कर पाते उतनी बड़ी चीज, और आईसीआई यही खेलता है, या तो वो क्वेश्चन टफ करेगा या वो क्वेश्चन आसान देगा, लेंदी दे देगा। अब ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं 8 मार्क के लिए भी अगर दे देगा, तो 8 मार्क के लिए आप ये समझ रहे हो, ये 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, पूरे पूरे 3 टेबल बनाने, और कहीं ना कहीं गलती हो ही जाएगी, कोई ना कोई चीज अटक ही जाएगी। मतलब आईसीआई आपके साथ कैसे खेलता है, या तो पेपर टफ बनाएगा या पेपर लेंदी बनाएगा। ये लेंदी पेपर का निशान है, ये जो क्वेश्चन है ये लेंदी पेपर का निशान है कि भैया पेपर लेंदी बना दो, पेपर ऐसा कर दो कि बच्चा सॉल्व ही ना कर पाए, मतलब फंस जाए, आता हुआ क्वेश्चन भी अटक जाए। कई बार होता है ना हमारे साथ कि एग्जाम में हम बोलते हैं, बाद में घर आके बोलते हैं यार मुझे आता था लेकिन हुआ नहीं। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? ये ऐसा क्वेश्चन है। अब आइए, अब हम बात करते हैं, डेटा दिया हुआ है हमें, वो कह रहा है एक्चुअल आवर्स बताओ, स्टैंडर्ड आवर्स बताओ, एक्टिविटी रेशियो बताओ, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो बताओ। वो ये सारी रेशियोज के बारे में बात कर रहा है। तो पहले हमें एक काम कर लेना चाहिए, हमें पहले रेशियो के फॉर्मूलाज पढ़ के आने चाहिए। याद करो हमने क्या फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। एक होती है कैब ऐसा, ठीक है जी, कैब ऐसा याद है आपको, तो ये तीनों रेशियोज तो आपको याद हो जाएंगी। फिर आती है कैलेंडर रेशियो, फिर आती है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो। देखो स्टैंडर्ड में ऊपर बजटेड आता है, और एक्चुअल में ऊपर एक्चुअल आता है, नीचे तो मैक्सिमम पॉसिबल आता है। इन दोनों में जब भी कैपेसिटी यूजेज रेशियो होगी ना, कैपेसिटी रेशियो नहीं, कैपेसिटी रेशियो अलग चीज़ है, कैपेसिटी यूजेज रेशियो, तो नीचे मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स आता है। नीचे कौन आता है? मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। ठीक है जी, बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन दी बजटेड पीरियड। क्लियर है? ये फॉर्मूलाज आपको क्लियर होने चाहिए, एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे की बातचीत समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है जी, चलिए मेरे साथ ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मैं लिख के ही कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? देखिए ध्यान से, आराम से पढ़ते हैं। वो क्या मांगता है पहले पढ़ते हैं, उसकी बात है ना। वो बोलता है देखो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स हैं 8 आवर्स पर डे ऑफ 6 डे पर वीक। तो मतलब अगर आम तौर पे हमारे वर्कर काम करें तो 8 आवर्स रोज काम कर सकते हैं, एक हफ्ते में 6 दिन काम कर सकते हैं। नंबर ऑफ वीक्स इन अ मंथ, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है लेकिन हमने रखे कम में। अब ये वही वाली बात आ गई कि मैक्सिमम बजटेड कैपेसिटी अलग आएगी और एक्चुअल बजटेड कैपेसिटी अलग आएगी। तो देखिए, यानी अगर मैं इधर ही निकाल दूं सीधा सीधा, सॉल्यूशन नंबर 6, आप पहले मुझे ये बताइए कि हमारे पास अगर मैं बजटेड आवर्स निकालूं तो कितने आएंगे, और अगर मैं मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन बजटेड पीरियड निकालूं तो ये आएंगे 125 के अकॉर्डिंग, और ये आएंगे 150 वर्कर्स के अकॉर्डिंग। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है?
आपको मेरी बात समझ आ रही है मैंने क्या कहा? देखिए, हमने रखे हैं 125 वर्कर, लेकिन रख सकते थे 150 वर्कर, यानी हमने अपनी फैक्ट्री थोड़ी खाली छोड़ी हुई है। बोलिए हाँ या ना? अब ये वर्कर कितनी देर काम कर सकते हैं? ये 8 आवर्स काम कर सकते हैं 6 डेज इन अ वीक में। ये 8 आवर्स काम कर सकते हैं 6 डेज इन अ वीक में, और हमारे पास 4 वीक्स हैं। इसे भी 8 इंटू 6 इंटू 4 कर दो, बताओ बेटे। तो बजटेड कितना है? आपने कहा बजटेड है 24,000। ठीक है, और मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स कितना है? 28,800 आवर्स। ठीक है जी, ये 2 आवर्स हमें मिल गए। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। एक्चुअल यूजेज हमने बजटेड कैपेसिटी को कितना किया है? 86% हमने यूज़ किया है, और वो कहता है एफिशिएंसी रेशियो है 110%। ठीक है, उसने हमें एफिशिएंसी रेशियो दी हुई है। अब एक बात आई है, अगर हमने एक्चुअल कैपेसिटी कितनी यूज़ करी है? 86%। इसका मतलब है कि हमने बजटेड कैपेसिटी का सिर्फ 86% यूज़ किया है। तो वो एक्चुअल आवर्स के लिए हिंट दे रहा है। वो कह रहा है एक्चुअल आवर्स, बजटेड आवर्स का 86% यूज़ किया है, यानी 24,000 आवर्स का 86% यूज़ किया है, यानी 20,640 आवर्स यूज़ किया है। इसे ऐसे स्टेटमेंट बनाकर भी निकाल सकते हो, ठीक है, वरना फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। वो ये बोल रहा है एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। ध्यान से इस लाइन को पढ़ो कि हम एक्चुअल और बजटेड के बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअल और बजटेड, समझते हैं आप मेरी बात? तो ज़रा अगर आप ध्यान से सोचें तो एक्चुअल और बजटेड किस में आते हैं? कैपेसिटी। तो ये बेसिकली कैपेसिटी रेशियो दे रहा है आपको। ये आपको कौन सी रेशियो दे रहा है? कैपेसिटी रेशियो दे रहा है। कैपेसिटी रेशियो बोल रहा है ना, बजटेड कैपेसिटी। एक्चुअल और बजटेड, आपको मैं एक और तरीके से समझा देता हूं इसे। आप याद करिए कैपेसिटी रेशियो क्या होती है? कैब, कैब CAB, ये होती है एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स। कैपेसिटी रेशियो क्या होती है? एक्चुअल आवर्स बाय बजटेड आवर्स, है ना? तो कैपेसिटी क्या होगी बेटे, बताइए, सोचिए। एक्चुअल आवर्स बाय बजटेड आवर्स, तो ये अगर 86% है, और बजटेड आवर्स 24,000 आवर्स हैं, तो इसे इससे इंटू कर दो। सो एक्चुअल आवर्स कितने आ जाएंगे आपके पास? 20,640 आवर्स। अगली रेशियो देखिए, ऐसा, कैब ऐसा, ESA, ऐसा, वो क्या होती है? एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। अब हमें ये बात पता है क्वेश्चन में कि एफिशिएंसी रेशियो है 110%। ऐसा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना? अगर ये 110% है, मुझे स्टैंडर्ड आवर्स नहीं पता, लेकिन मुझे एक्चुअल आवर्स तो पता लग चुके हैं 20,640। इससे 110 कर लो, तो आप मुझे बताएं कि हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स कितने आ जाएंगे? क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स कितने आ जाएंगे? बहुत सारे बच्चों ने बताया 22,704 आवर्स आ जाएंगे। शाबाश। तो ये हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हो गए। ठीक है जी, एक्चुअल भी आ गए, स्टैंडर्ड भी आ गए, बजटेड भी आ गए, मैक्सिमम पॉसिबल भी आ गए, सारे आवर्स आ गए। अब तो सब कुछ निकल सकता है। फिर मांगा क्या उसने? उसने बोला जाओ मेरे लिए एक्टिविटी रेशियो निकालो। ठीक है जी, आपको देखिए, हमने एक्चुअल आवर्स वर्क निकाल लिया, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल लिया, ये दोनों निकाल चुके हैं हम। ये देखिए, एक्चुअल आवर्स निकाल लिया, स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लिया। अब थर्ड पार्ट पे आइए, वो कह रहे हैं जाओ मेरे लिए एक्टिविटी रेशियो निकालो।
आप मुझे बताइए एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है, कैब और एसआ को मल्टीप्लाई करके। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको याद होना चाहिए कि एक्चुअल आवर्स से एक्चुअल आवर्स कट जाता है, बचता है स्टैंडर्ड बाय बजटेड। तो ये बचता है स्टैंडर्ड आवर्स बाय बजटेड आवर्स, यानी 22,704 अपॉन बजटेड। बेटा बजटेड कितने थे? बजटेड थे 24,000। ऑब्वियसली इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज में लिखना होता है। और क्या पूछा था उन्होंने? स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो। उन्होंने पूछा है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो। जब भी कैपेसिटी की यूजेज रेशियो आ जाती है तो देखिए स्टैंडर्ड में ऊपर क्या आता है? बजटेड। ये बड़ी अजीब बात है, स्टैंडर्ड लिखते हैं तो ऊपर बजटेड लिखना पड़ता है इस फॉर्मूला में। आना तो स्टैंडर्ड चाहिए था बट लिखा बजटेड जाता है। अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। तो बजटेड कितने थे? 24 और ये थे 2800। ये थे 28,800, यानी 83.33% ही हमने बजट को यूज़ करा है अपने, मतलब हमने अपनी कैपेसिटी को यूज़ करा है। एक फॉर्मूला और है लेकिन वो एक्स्ट्रा है, मैं लिखवा देता हूँ फिर भी, इस क्वेश्चन में काम नहीं आया है। वो है एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज वेरिएंस, यूजेज रेशियो सॉरी। तो उसमें क्या आता है? उसमें ऊपर आते हैं एक्चुअल आवर्स, नीचे आता है मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। एक्चुअल बाय मैक्सिमम, बताइए जी। मैक्सिमम तो 28,800 हो जाएगा और हमारे एक्चुअल आवर्स कितने थे? 20,640। अब बताइए 78 पॉइंट नहीं कितना, 71.67, जल्दी बताओ। कुछ बच्चों ने बोला 71.67%। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा करके दिखाया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं आशा करूं कि आपको ये सभी बातें समझ आ गई हैं। पक्की बात है। मैं इसे एक बारी लिख के भी आपको दिखा दूं सारे फॉर्मूलाज दोबारा से। कुछ बच्चों का मानना है कि लिख के दिखा दूं सर एक बारी फॉर्मूलाज दोबारा से कि क्या थे ये फॉर्मूला। ठीक है बेटे, देखो कुल मिलाकर 6 फॉर्मूलाज होते हैं। मैं एक बारी आपको रिवाइज करवा देता हूँ, सुनिए। कुल मिलाकर बेटा 6 फॉर्मूलाज होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है कैब, फिर एक होता है एसा, उन दोनों को इंटू करो तो आती है एक्टिविटी रेशियो। इसको समझने की कोशिश करो। यानी कैपेसिटी रेशियो क्या होती है? कैपेसिटी कैब ए मतलब एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इनटू एफिशिएंसी। अगर इसके एफिशिएंसी से इनटू करो, एफिशिएंसी का मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। देखो ये वो तरीका है जिससे मैंने खुद याद कर रखे हैं, मतलब मैं भी भूल जाता हूँ बेटा ऑब्वियसली, तो मुझे इस तरीके से याद रहता है कैब ऐसा लिखकर। अब मैं सोच लेता हूँ कि एक्चुअल से एक्चुअल कट जाएगा तो बचेगा स्टैंडर्ड बाय बजटेड, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स। ये हो गई हमारी 3 रेशियोज फिनिश, पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 फॉर्मूले हो गए। चलिए फिर एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि बजटेड आवर्स में और मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स में कितना फर्क होता है? मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन बजटेड पीरियड। देखिए इसमें बेसिक फर्क ये होता है कि एग्जांपल लो, हमारे पास, जिस मैंने पहले समझाया था कि हमारे पास 50 सीट्स है।
अगर 50 वर्कर्स को रख सकते हैं, लेकिन हमने रखा 40 वर्कर्स को ही है, ठीक है ना, हम रख सकते हैं 50 वर्कर्स को, लेकिन हमने रखा है, हायर किया है खाली 40 वर्कर्स को, तो 10 मशीनें खाली पड़ी हैं। अब ये मशीनें रोज 8 आवर्स चल सकती हैं, एक हफ्ते में 6 दिन होते हैं, मान लो 6 दिन चल सकती हैं, और मान लो कि 4 हफ्ते का क्वेश्चन है, सॉरी, तो ये आपको पता लग जाएंगे बजटेड आवर्स और मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स में अंतर क्या है, ठीक है ना। फिर दो तो इन्हीं से रिलेटेड है, देखो, एक है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज वेरिएंस या कैपेसिटी यूजेज रेशियो, और एक है एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशियो। अब जरा इसे भी समझ लेना, जब भी कैपेसिटी यूजेज रेशियो आएगा नाम, आपको रेट बोलो रेशियो बोलो एक ही बात होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में तो मैक्सिमम पॉसिबल आएंगे, डिनोमिनेटर में कौन आएगा, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स आ जाएंगे, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में कौन आ जाएगा बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसके न्यूमरेटर की बात करूं, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स तो आपको समझ आ गए, जी हाँ सर। जब स्टैंडर्ड होता है तो ऊपर बजटेड आ जाता है, लेकिन जब एक्चुअल होता है तो ऊपर एक्चुअली आता है, लेकिन जब एक्चुअल होता है तो ऊपर एक्चुअली आता है। फिर एक और वेरिएंस है कैलेंडर वेरिएंस या कैलेंडर रेशियो। इसमें क्या होता है, अवेलेबल डेज आपके पास एक्चुअली में वर्किंग दिन कितने बचे, मान लो 22 दिन बचे, 22 डेज बचे, जबकि आपके पास बजटेड डेज कितने थे, मतलब आपने सोचा था कि आप काम करोगे 25 डेज, आपने सोचा था कि आप 25 डेज काम करोगे, लेकिन एक्चुअली में आपने काम किया कितने दिन, आपने एक्चुअली में काम किया 22 डेज। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा, कोई डाउट तो नहीं है जी, एब्सोल्युटली नो डाउट टिल नाउ। चलिए जी, आपने बताया कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वैसे फ्लेक्सिबल बजट की बात हो रही है, इसका एक आधा क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी आप अपने आप मैनेज कर सकते हो। फ्लेक्सिबल उतने टफ नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, अलग अलग लेवल बनाना है बस बजट को। और एक बात ध्यान रखनी है कि फिक्स खर्चे चेंज नहीं होते, वेरिएबल खर्चे चेंज होते हैं, बस ये बात ध्यान रखनी है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझिए। अ फैक्ट्री इज करेंटली वर्किंग एट 60% कैपेसिटी। हमारी फैक्ट्री, अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। वो कहता है जी हमारी फैक्ट्री है, हम 60% कैपेसिटी पे काम करते हैं, करनी चाहिए, अच्छी बात है। एंड प्रोड्यूस 12,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम 60% पे 12,000 यूनिट बना रहे हैं, तो यानी हमारी टोटल कैपेसिटी जो होगी वो ज़रूर 20,000 यूनिट्स की होगी। ये बात आपको समझ आ गई होगी आई होप, यानी 100% के लेवल पे हम ज़रूर 20,000 बना सकते होंगे, ठीक है। मैनेजमेंट इज थिंकिंग टू इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी ईदर टू 70 और 90, मतलब हम 60 से या तो 70 पे जाना चाहते हैं या 60 से 90 पे जाना चाहते हैं, तो 3 लेवल हो गए। दैट बोथ द लेवल इफ विल बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट यूनिट डिटेल्स इज जैसे, देखिए बेटा, अगर 70% पे जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्रीज हो जाएगी 4% और सेलिंग प्राइस फॉल हो जाएगा 3%। अगर हम 90% पे जाएंगे तो रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी 5%, जबकि सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो जाएगी 4%। और अभी क्या हिसाब है, अभी तो हम 60% पे ही हैं, अभी प्रोडक्ट की कॉस्ट है 360 पर यूनिट और सोल्ड होता है 400 का, ठीक है जी। वो हमें कहता है, देखिए, द यूनिट कॉस्ट ऑफ 360 कंसिस्ट ऑफ फॉलोज। अब वो ये कहता है कि हमारी जो यूनिट की कॉस्ट है वो 360 है, और वो कुछ इस तरीके से है, उसमें मटेरियल का कीमत, लेबर का कीमत, फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें से आधे फिक्स्ड है, आधे फिक्स्ड है मतलब 30 रुपीज़ इंटू
12,000 के हिसाब से फिक्स्ड है, क्योंकि हमें अभी बजट जो दिया हुआ है वो 12,000 के हिसाब से दिया हुआ है। हमें जो बजटेड डेटा दिया हुआ है वो 12,000 के हिसाब से दिया हुआ है। फिर एडमिन का भी खर्चा है। फिर वो कहता है एडिशनल एडवर्टीजमेंट भी लगेगी 20,000 रुपये की, अगर हम 80% से ऊपर जाते हैं। 80% से ऊपर मतलब 90% वाले केस में लगेगी, यानी वो इस केस के लिए ये लाइन है 90% वाले के लिए, है ना। आगे पढ़ते हैं। वो कहता है जी आप मुझे प्रॉफिट बताओ कंपनी का कितना होगा 60, 70, 90 पे, और फिर कमेंट भी दो। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब स्ट्रेट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बात तो आपको समझ आ गई कि अगर हम 60% पे 12,000 यूनिट बनाते हैं तो 70% पे 14,000 बनाएंगे, 90% पे 18,000। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? सबके मन में हो गया था कैलकुलेट? कितने बच्चों के मन में ये कैलकुलेशन आ गई थी? यूनिट्स तो कैलकुलेट हो गए थे। अब इधर देखिए, इधर सेल प्राइस है 400, लेकिन वो कहता है कि अगर आप 70% पे जाओगे तो सेल प्राइस को 4% नहीं 3% कम होना पड़ेगा। तो यानी सेल प्राइस को 3% कम होना पड़ेगा, और अगर आप 90% पे जाओगे तो सेल प्राइस को 4% कम होना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे सेल प्राइस को 4% कम होना पड़ेगा। बेसिकली ये कैसे आया है? देखिए ये तो गिवन था, ये कैसे आया है और ये कैसे आया है, समझिएगा। ये 400 माइनस 3% करके आया होगा, और ये 400 माइनस 4% करके आया होगा। इतने का बेचेंगे सामान। अब इतने का सामान बेचेंगे, इतने यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई करो, सेल आ जाएगी। 18,000 इंटू 384, ये आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे। यहाँ पे 12,000 इंटू 400, इतने यूनिट्स आ जाएंगे। क्या ये बातें आपको समझ आ गई? मैंने क्या कहा? क्या ये बातें आपको समझ आ गई बच्चे? बोलिए हाँ या ना। तो ये हमारे पास सेल्स आ गई। अब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंजेस है, मटेरियल कॉस्ट में चेंजेस है। मटेरियल कॉस्ट पहले 200 थी, उसने कहा कि अगर आप 70% पे जाओगे तो 4% बढ़ जाएगी, और 90% पे 5% बढ़ जाएगी। तो यानी यहाँ पे आपने क्या किया होगा, 200 प्लस 4% किया होगा, और यहाँ पे 200 प्लस 5% किया होगा। आपको मटेरियल कॉस्ट समझ आ गई? फिर इनटू यूनिट्स कर देना। अच्छा, वेज की कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी, जो वेज की कॉस्ट 60 है तो 60 ही रहेगी पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड 30 रुपये का होगा, 60 में से आधा वेरिएबल है ना बेटे, आधा यानी 30 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, तो वो 30 की 30 ही रहेगी। ठीक है जी। और ऐसे ही एडमिन का खर्चा भी 60% फिक्स्ड है, यानी 40% वेरिएबल कॉस्ट है, यानी 12 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है, यानी सॉरी 16 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट है। आई शुड से 16, मैंने 30 कैलकुलेट कर दिया। तो 16 रुपीज़ ये कांस्टेंट रहेंगे पर यूनिट के हिसाब से, और फिर इसे इंटू यूनिट्स करके दिखाते चले जाओ, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आई होप ये बातें आपको समझ आती हैं। पक्की बात है, समझ आ रहा है इतना? अब ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और अगर मैं सेल प्राइस मुझे पता है तो सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन भी आ गई। ठीक है जी। अब बात आती है फिक्स्ड कॉस्ट की। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट जो डिसाइड हो गया फिर वही कंटिन्यू चलेगा, जो एक बार डिसाइड हो गया वही कंटिन्यू चलने वाला है। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी डिसाइड हो गई थी, इधर देखिए, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी 30 रुपीज़ की और 12,000 यूनिट। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट 3,60,000 की डिसाइड हो गई है वही चलती रहेगी हमेशा। फिक्स्ड कॉस्ट बार बार कैलकुलेट नहीं होती, जो यहाँ डिसाइड हो गई वही चलती रहेगी। ये कैसे आया होगा? ये आया होगा 60 रुपीज़ का 50% यानी 30 रुपीज़, 12,000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आएगा 60% फिक्स्ड यानी कि 24 रुपीज़ फिक्स्ड। तो यानी यहाँ पे आया होगा 40 इंटू 60%, तो ये 24 रुपीज़ हुआ, इंटू 12,000 करिए ज़रा, 24 इंटू 12,000 तो 288 बनता है।
यही 288 फिर अब कांस्टेंट चलेगा। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा सिर्फ यहाँ आएगा, बाकियों में आएगा ही नहीं, क्योंकि जब वो 80% की लिमिट से ऊपर जाएगा तो एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट है, वरना है नहीं। ये हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया। अब ये हमारा प्रॉफिट हो गया। फिर मेरी बात को ना ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वांटिटी गलत ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 20,000 लेके सॉल्व कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे वो ये सोचते हैं कि फिक्स कॉस्ट तो पूरे यूनिट्स पे लगेगी ना। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि फिक्स कॉस्ट तो पूरे यूनिट्स पे लगेगी, जितने भी यूनिट हमने बनाए हैं। आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है? मेंटली क्या क्या करता है बच्चा? सोचता है कि भैया जो ये खर्चे होने हैं वो तो पूरे, लेकिन ऐसा नहीं है बेटे। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो पहली लाइन में उसने बोला कि अभी हम बजट 12,000 के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो यानी ये जो सारे खर्चे हैं ये 12,000 के अकॉर्डिंग हो रखे हैं। यानी ये जो सारे खर्चे प्लान हो रखे हैं ये सारे खर्चे 12,000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग हो रखे हैं। क्या ये गलती समझ आई आपको? क्या गलती करते हैं बच्चे? अब ये देखो, ये मई 24 में फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन आया था। सितंबर 24 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया। देखिए, ये देखिए। अब वो क्या कहता है, पढ़िए जरा। वो कहता है कि अभी हम 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं और 96,000 यूनिट बना रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर 96,000 यूनिट 80% के बराबर है तो 100% यानी फुल कैपेसिटी हमारी कितनी होगी? फुल कैपेसिटी कितनी होगी? कोई बता सकता है मुझे? कि हम 96,000 को डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करके दिखा सकते हैं। यानी 1,20,000 हम मैक्सिमम खुद से बना सकते थे। यानी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 1,20,000 खुद से बना सकते थे। बोलिए, मेरी बातें समझ गए आप? मैंने क्या कहा? आपने कहा जी हाँ सर, ये बात मुझे समझ आ गई। अब वो ये कहता है कि देखिए, हमारा वेरिएबल खर्चा कितना था ये बता रहा है। वो कहता है हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स कितनी है, हमारी एडमिन की ओवरहेड कितनी है, हमारी सेल्स की कमीशन कितनी है। ठीक है जी, ये सारी बातें आपको बोल रहा है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे कितने हैं, और ये पर ट्रक है जिसके वजन 4,000 कैपेसिटी है। 4,000 यूनिट इकट्ठे रख सकते हो, 4,000 रुपीज में ट्रक मिल जाता है। फिर सेलिंग प्राइस बता रहा है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड आर 80% वेरिएबल इन नेचर। तो वो कहता है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसमें से 80% वेरिएबल कॉस्ट है, यानी इसमें से 20% फिक्स्ड कॉस्ट भी है जो चेंज नहीं होगी। द मैनेजमेंट ऑफ सावी लिमिटेड हैज कम टू नो that there will be high fluctuation in the demand in the product in the upcoming year and is not easy to take or predict the demand। वो कह रहे हैं डिमांड फ्लक्चुएट होगी। तो आपसे हमें कह रहा है कि फ्लेक्सिबल बजट बनाओ, 60% पे भी, 80% पे भी, 100% पे भी। देखो 80 पे तो बना बनाया डेटा है, तो हमें 60 पे जाना है और 100 पे जाना है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या किया। अब इस क्वेश्चन में सेल प्राइस चेंज नहीं हो रही। फिर उन्होंने वेरिएबल खर्चे दिखाए। वेरिएबल खर्चे भी क्योंकि पर यूनिट के हैं तो वेरिएबल खर्चे पर यूनिट पे चेंज नहीं होते। उसने चालाकी क्या किया कि सीधा पर यूनिट पे पहले क्वेश्चन किया है, सिंपल करने के लिए पर यूनिट। वैसे आप डबल कॉलम बना सकते थे, पर यूनिट के साथ साथ इधर टोटल कॉलम भी बना सकते थे, वो ज़्यादा सही तरीका था, जैसे इन्होंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। ये भी आईसीआई का ही आंसर है। इसमें उन्होंने पर यूनिट और टोटल दोनों कॉलम दिखाए हैं। यहाँ पे वो खाली पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट कर रहा है, फिर बाद में टोटल कर रहा है। देखिए, उसने वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट दिखा दी 20 ये देखिए यहाँ पे मेंशन थी डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट, ये पहली कॉस्ट मेंशन कर दी उसने। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 80% वेरिएबल है, इसमें से 80% वेरिएबल। तो अगर आप इसमें से 80% निकालो और डिवाइड बाय 96,000 कर दो, यानी 8,40,000। अब देखो उसने वर्किंग नोट में क्या किया, पहले इस खर्चे का इमेजिन करिए, इस खर्चे का 80% निकाला, ये वेरिएबल खर्चा है। अब उसे डिवाइड बाय 96,000 कर दिया तो ये पर यूनिट का खर्चा आ गया। तो यानी पर यूनिट पे 7 रुपीज़ का वेरिएबल ओवरहेड है। ठीक है जी। फिर वो कहता है सेल्समैन की कमीशन है 2% ऑफ सेल्स। तो जितनी की भी सेल है, अगर 120 रुपीज़ की सेल कर रहे हो तो 2.4 रुपीज़ की कमीशन दोगे, 2.4 रुपीज़ की कमीशन दोगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस 1 रुपए के। ठीक है,
वेरिएबल कॉस्ट, इन सबको ऐड करो, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट। अब आपको अपने यूनिट्स पता है कि 100% पे 120 है, 80% पे 96,000 है, तो 60% पे 72,000 होंगे। अब इसे यूनिट से इंटू कर दो, 72,000 इंटू 89.6, यानी 89.6 इंटू 72,000। फिर ऐसे ही सभी का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। अब जो एडमिन का खर्चा था वो तो हमेशा फिक्स है, पूरा का पूरा बताया हुआ उसने, तो ये पूरा का पूरा सेम ही रहेगा हमेशा। फैक्ट्री ओवरहेड 20% फिक्स्ड है, तो 20% आ गया और वो चेंज नहीं होगा बार बार। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। जो आंसर करना था कर दिया। ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस कैसे आया देखो, 4,000 रुपये देने पड़ते हैं एक ट्रक के, जिसमें 4,000 यूनिट्स जाते हैं, तो पर यूनिट 1 रुपये का ट्रक है बेटा। 4,000 रुपीज़ लगते हैं जब 4,000 यूनिट जाते हैं, तो ट्रक के लिए 1 रुपया पर यूनिट 1 रुपया लगता है। 1 रुपया पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। सागर समझ आ गई बात आपको? तो इसलिए हमने 1 रुपये दिखा दिया। क्या मेरी बातें यहाँ तक की सभी समझ आती हैं आपको? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा है। इसके आगे वाले क्वेश्चन अब आप स्वयं ट्राई करेंगे, ठीक है ना? इजीली हो जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट के ही क्वेश्चन है। अब मैनेजेबल क्वेश्चन है इसके बाद वाले, वो आप ट्राई करिएगा। वैसे अभी पिछले 2-3 अटेम्प्ट है तो आईसीआई फ्लेक्सिबल बजट के पीछे पड़ा हुआ है, पर क्या इसका मतलब ये है कि हमेशा फ्लेक्सिबल बजट ही एग्जाम में आता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हमेशा फ्लेक्सिबल बजट आए। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है ना आपको? चलिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये चैप्टर आई होप क्लियर हो गया है। अच्छे से पढ़िएगा, घर पे रिवाइज करिएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, देखिए अगर आपके पास मेरी बुक है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ो उसके, है ना? अगर किसी के पास मेरी बुक नहीं है तो मैंने उनके लिए टॉप 50 टॉप 30 क्वेश्चन निकाले थे, वो बच्चे कम पढ़ेंगे, मतलब टॉप 50 टॉप 30 पढ़ ले, प्लस ये वाली वर्कशीट्स कर ले, बहुत है। टॉप 50 टॉप 30 क्वेश्चन कर लेना, साथ में ये वाली लिस्ट तो पूरी कर ही रहे हो आप, ठीक है ना? कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। कोशिश करूंगा कि एबीसी करा दूं, बच्चे कह रहे हैं एबीसी करा दूं। मैं मेरे अभी 2-3 चैप्टर मेन रहते हैं, एबीसी, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट प्रोसेस, ये तीनों मेन चैप्टर रहते हैं, है ना? बाकी ऑलमोस्ट मुझे लगता है हो गए हैं। बचा क्या क्या, कोई बताएगा ज़रा मुझे, हमारी रिवीजन में क्या क्या बचा हुआ है? आज मेरे ख्याल से कितना, 9 चैप्टर हो गए ना? 9 भी क्यों, 10 हो गए, क्योंकि हमने इसी के साथ साथ वो भी पढ़ा दिया था, एक क्वेश्चन रिकन्सिलेशन और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इकट्ठे पढ़ा दिया था। मुझे लगता है 3 से 4 दिन और लगेंगे रिवीजन में। मेरा टारगेट 10 तारीख का था, तो 10 या 11 तारीख तक हो जाना चाहिए फिनिश। 10 या 11 तक हो जाना चाहिए फिनिश, ठीक है ना? चलिए, बाय बाय, आई विल सी यू गाइस टुमारो। एक बच्चा कह रहा है स्टार्ट एफएम लाइव रिवीजन। बेटा एफएम की लाइव रिवीजन अभी अभी खत्म की है केशव, इसी इसी चैनल पे आप थोड़ा सा दिन पहले जाओ। हमने अभी अभी ब्रह्मास्त्र सीरीज एफएम की खत्म की है, कहाँ खो गए हो केशव भाई? वो वाली वीडियोस पढ़ लो, अभी एकदम रेलिवेंट वाली नई वीडियोस है। एमसीक्यू पे एंड में रख लूंगा 1-2 सेशन, ठीक है ना? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।